हाय गाइस, दिस इज सीए इंद्रेश गांधी और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ हमारा लेक्चर नंबर 10 ऑफ सीए इंटरमीडिएट ऑडिट। जी हाँ, ये जो पर्टिकुलर सेशन है इसमें हम लोग चालू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप फॉर ऑडिट। हमने अभी तक जो चीज देखा था वो देखा था हमने कंपनी ऑडिट, जो था हमारा चैप्टर नंबर 10, जो बहुत ही आसान हो गया अब हमारे लिए क्योंकि हमने उसको इतने बार रिवाइज कर लिया। क्लास में हमारा डन एंड डस्टेड है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बताना चाहूंगा ऑडिट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि कौन से टर्म्स हम लोग, कौन से टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज करेंगे ऑडिट के दरमियान। पहला जो चैप्टर था ना वो पूरा लॉ टाइप का चैप्टर था, तो उसमें इन सच इतनी ऑडिट की टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं होती है। लेकिन अब से जितने भी चैप्टर्स चालू हो जाएंगे मेरे दोस्तों, उसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई कीवर्ड्स आते रहेंगे। तो ये जरूरी हो जाता है हम लोगों के लिए कि पहले वो कीवर्ड्स को जान ले, पहले एक पूरा स्ट्रक्चर समझ ले कि ऑडिट होता कैसे है, किस चीज का होता है, कौन से एंटिटी का होता है, कौन से एंटिटी का नहीं होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। हर 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 पूरी चीज हमको जानना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, चलो मैं आपको है ना बच्चों, आज सबसे पहले मैं आपको अकाउंट सिखाता हूँ, फिर अकाउंट सिखाने के बाद मैं आपको सिखाता हूँ ऑडिट क्या करते हैं। फिर अकाउंट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा कॉस्टिंग भी आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा टैक्स भी आ जाएगा और बाकी सारे भी थोड़े थोड़े आपके सब्जेक्ट इन्वॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होगा, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा मेरे दोस्तों। चलो आओ देखो बच्चों, सबसे पहले है ना, सबसे पहले मिस्टर ए, ये कौन है? मिस्टर ए है। ठीक है, मिस्टर ए को है ना बहुत मस्ती है मेरे दोस्तों, बोले मैं बिजनेस करेंगा। क्या बोलता है? मैं बिजनेस करेंगा बोलते हैं। मिस्टर ए क्या बोलता है? मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को बहुत बड़ा धंधा खोलना है रे, मेरा बहुत बड़ा धंधा खोलना है। तो ये क्या बोलता है फिर? चलो मिस्टर ए का है ना बहुत बड़ा नाम भी है, मिस्टर ए का मार्केट में बहुत बड़ा नाम है मेरे दोस्तों। मिस्टर ए का ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है, तो ये सोचता है चलो एक काम करता हूँ ना, मैं कोई और धंधा खोलता हूँ, मैं कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन खोलता हूँ या और कोई ऐसे वेंचर में अपने आप को लाता हूँ जहाँ पे कोई ऑलरेडी था नहीं, या जहाँ पे जो थे वो बड़े छोटे किस्म के लोग थे, बहुत लूटते थे। तो मिस्टर ए बोलता है मैं करेंगा, अब मैं इसमें धंधा में एंटर करेंगा। तो मिस्टर ए पर्टिकुलर कोई तो भी बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं, मान लीजिए टेलीकॉम का बिजनेस। क्या बोला मैंने? टेलीकॉम का बिजनेस। ये सिंपल रखने के लिए एक काम करता हूं मेरे दोस्तों, सिंपल रखने के लिए इसको बोलता हूं किराने का बिजनेस, किराना बिजनेस। बहुत आसान रहेगा इसमें आपको समझने में भी, और आपको टर्मिनोलॉजीज एक तो और अच्छे से समझने में बहुत मदद करेगा आपको, ध्यान से। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, जब किराना का बिजनेस चालू किया तो क्या किराना का बिजनेस अपने आप चालू हो जाएगा कि इसको पैसा लाना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है सर, पैसा लाना पड़ेगा उसको, नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा। तो सबसे पहला जो वो लाएंगा ना, तो कैपिटल लाएंगा मेरे दोस्तों। क्या लाएंगा वो? कैपिटल लाएंगा। मान लीजिए उसने 1 लाख रुपए का कैपिटल लाया, 1 लाख रुपए का उसने कैपिटल लाया मेरे दोस्तों। फिर दूसरा उसने क्या किया? परचेस किया गुड्स को, 1 लाख रुपए के गुड्स परचेस किया उसने। ठीक है, उसके बाद वो गुड्स को सेल कर दिया, कितने में? 1,20,000 में। अरे भैया 20% तो कमाएगा ना, कि वो भी नहीं कमाएगा। उसको बेच दिया उसने 1,20,000 रुपए में। जिंदगी बहुत आसान है, ध्यान रखना। कॉस्टिंग, यहाँ पे कॉस्टिंग बोल रहा हूँ, कैपिटल हमने कितना लिया? कैपिटल हमने 1 लाख रुपए का मंगाया, उससे परचेज किया हमने कुछ तो भी गुड्स 1 लाख रुपए के, और उसको 1,20,000 रुपए में 20% ऑन कॉस्ट की मार्जिन रख के हमने बेच दिया उस चीज को। समझ गया आपको? ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, जब हम इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे वो कैसे करेंगे? सबसे पहला तो आपको कैश अकाउंट डेबिट करना होगा, टू कैपिटल बताना होगा 1 लाख रुपए का, बराबर। दूसरा आपको गुड्स परचेस करके बताना होगा, टू कैश। आपने कैश में गुड्स परचेस किया पूरे 1 लाख रुपए के। हो सकता है वहां पे क्रेडिट भी हो, लेकिन मैं यहां पे सिंपल रखने के लिए 1 लाख रुपए के ये रख रहा हूं। और उसके बाद आपने गुड्स को सोल्ड कर दिया, मतलब कैश अकाउंट में फिर से डेबिट किया, कैश आ रही है हमारे पास, और आपने गुड्स को बेच दिया टू सेल्स 1,20,000 रुपए।
बराबर, किसी को इसमें कुछ डाउट नहीं ना? चलो देखो, मतलब क्या, हम इसका जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे मेरे दोस्तों, जब हम इसका ट्रायल बैलेंस, पहले तो आपको पोस्टिंग करना पड़ेगा, जितनी भी ये जर्नल एंट्रीज है ना, जर्नल एंट्रीज की बच्चों होंगी पोस्टिंग, होंगी क्या बच्चों? पोस्टिंग होंगी। वो भी करके बता देता हूं, आप भी क्या याद रखोगे। यहाँ पे मैं सीधा सीधा अमाउंट लिख रहा हूँ, मेरे पे शक मत करना, मेरे को आता है रे, मेरे को आता है, मैं सीए है, ठीक है। 1 लाख रुपए डेबिट होगा, कैश आया करके, उसके बाद 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए यहाँ से भी चले जाएंगा कैश गया करके, और फिर हम बोलेंगे 1,20,000 आया करके, और है ना 1,20,000 आया करके, हम लोग ऐसा बोलेंगे इसमें। मतलब हम लोग बोल देंगे भैया हमारा डेबिट बैलेंस पड़ा है, इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। डेबिट बैलेंस आया है कितना? 1,20,000 का, ठीक है, डेबिट बैलेंस हमारा इसमें मेंटेन है करके, बराबर। उसके बाद आप लोग परचेज के इसमें भी लिख सकते हो, मैं गुड्स में पूरा पूरा ले लेता हूँ उसको, क्या वो आया और गया है ना, तो सिर्फ एक गुड्स अकाउंट बनाता हूँ। आप सेल परचेज का अलग अलग बना सकते हो, जान दो, नहीं तो परचेज का बना के दे देता भैया आपको, जान दो। लो, परचेज में आपने कितने का किया? 1 लाख रुपए का, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस कितना दिख रहा है? 1 लाख रुपए। ये अकाउंट का बैलेंस की बात कर रहा हूं मैं। आपने सेल भी तो किया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हुआ था ना, कितना हुआ था? 1,20,000 रुपए, बराबर। यहां पे बैलेंस दिख रहा है मेरे दोस्तों 1,20,000 रुपए। जब आप इसका फिर बनाओगे मेरे दोस्तों ट्रायल बैलेंस, आप इसका क्या बनाओगे? आप तुम लोग ट्रायल बैलेंस बनाओगे। अब आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, उसके बाद आप लोग क्या बनाओगे मेरे बच्चों? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, बराबर। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाए मतलब ही क्या? आप लोगों ने बच्चों दिया आपका फाइनेंशियल रिजल्ट, ठीक है, फाइनेंशियल रिजल्ट। अब सिंस मिस्टर ए जो थे ना, ये मिस्टर ए जो थे ना, ये बहुत बड़े लोग थे, मैंने आपको पहले ही बोला था, इनका बहुत नाम है बच्चों मार्केट में, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है मेरे दोस्तों। तो ये चाहते थे मैं कोई नए बिजनेस में एंटर हुई, और वो नए बिजनेस में एंटर करने के लिए इन्होंने इनके पास जितनी जमा पूंजी थी वो लगा दिया। अब ये चाहते हैं कि बाहर के लोग क्या करना चाहिए? इनके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। इनका चाहना क्या है? इनका चाहना एक ही है कि बाहर के लोग मेरे में इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे पास पैसा आएगा, मेरे पास पैसा आएगा तो मेरे पास और अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो मैं दूसरे एरिया में एंटर कर पाऊंगा, इनका ये कहना है। और कहना गलत भी नहीं है, एक साल में 20% कमाई हो रही है, और क्या चाहिए? डायरेक्ट 20% हो रही है कमाई। आप उसको करोड़ में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहां पे लाख में लिखा, एग्जांपल इजी करने के लिए उस चीज को, और कुछ नहीं। आप ही सोचो, ये चाहते हैं कि अब इनका धंधा बढ़े, अब इनका धंधा बढ़े, तो ये क्या करते हैं? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके जाते हैं मेरे दोस्तों, किसके पास? यूजर्स के पास। यूजर्स के पास जाते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके ये जाते हैं यूजर्स के पास, और बोलते हैं देखो भैया मेरा एक साल में जो प्रॉफिट है ना, देखो मेरा एक साल में 20% का प्रॉफिट है, इससे अच्छा धंधा आपको कोई नहीं मिलेगा। नॉर्मली बिजनेस में तो 4 से 5 या बहुत हो गया तो 8% की मार्जिन होती है। मेरा एक इकलौता बिजनेस है जिसमें मैंने 20% की मार्जिन अचीव करके दिखाया, ये सब बोल रहा है। आप होते तो मुझे एक बात बताओ, आप इन्वेस्ट करते कि नहीं करते? डेफिनेटली मैं होता तो मैं करता था बच्चों, क्योंकि एक कोई भी धंधे में अगर 20% प्रॉफिट उसका नेट में बच रहा है, तो आप सोचो उसकी ग्रॉस में मार्जिन कितनी होंगी। यहां पे मैंने बाकी खर्चे नहीं दिखा, तो ऑब्वियस सी बात है एग्जांपल को काफी सिंपल रखने के लिए, और कुछ नहीं। रिलायंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे, टाटा जैसे इसके बात करोगे, इन्फोसिस की बात करोगे, महिंद्रा की बात करोगे, बजाज की बात करोगे, मारुति सुजुकी की बात करोगे, होंडा की बात करोगे, तो ये कंपनीज का इतना बड़ा बड़ा अमाउंट होता है, और उनका नेट प्रॉफिट भी करोड़ में रन करता है, लेकिन वो ओनली कितना आता है? 4 से 5% आता है उनके टोटल टर्नओवर का, क्योंकि उनके खर्चे उतने रहते हैं। तो हम तो 20% का नेट प्रॉफिट दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी इन्वेस्ट करने रेडी हो जाएगा। समझ रहा है क्या? तो ये चीज थी।
मैं गया यूजर्स के पास, यूजर्स ने बोले भैया देखो आपने ये टर्नओवर किया, ठीक है, आपने ये पैसा भी लाया, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यूजर्स ने क्या बोला अच्छे से सुनना, आपने ये पैसा लाया बहुत अच्छी बात है, आपने उससे गुड्स खरीदा वो भी बहुत अच्छी बात है, आपने सेल किया, फिर आपने जर्नल एंट्रीज आपने पास की, फिर पोस्टिंग भी आप ही लोगों ने की, फिर उसका जो ट्रायल बैलेंस है वो भी आप लोगों ने बनाया, इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आप ही लोगों ने, मैनेजमेंट ने ही बनाया। यूजर्स का ये कहना है, जब मतलब यूजर्स ये बोल रहे हैं कि जब पेपर आपने लिखा उसको चेक भी आपने किया और रिजल्ट भी आप ही दे रहे हो, तो हम कैसे विश्वास करें कि आपने पढ़ाई की थी। यूजर्स का यही कहना है कि हम कैसे विश्वास करें कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये जो प्रॉपर चीजें, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप हमको दिखा रहे हो जिससे आप चाहते हो कि हम आपके अंदर इन्वेस्ट करें, हम कैसे विश्वास करें कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड करेक्ट है, कैसे विश्वास करें कि क्या कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है मेरे दोस्तों, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड करेक्ट है। हाउ, कैसे विश्वास करें। मिस्टर ए बोला क्या तुमको मेरे पे भरोसा नहीं, मैं इतना नाम कमाया, मैं इतना सब कुछ किया, तो तुमको मेरे पे भरोसा नहीं है। मिस्टर ए वाज शॉक्ड, ही वाज शॉक्ड। कि लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे, उसने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिया उस पर लोग विश्वास नहीं कर रहे। वो शॉक्ड, वो बोल रहा है देखो यार मैं आज तक कभी गलत ना काम नहीं है, आपको तो ये भी पता है मैं झूठ भी नहीं बोलता हूं करके। लोग बोलते हैं देखो भैया वो सब चीजें, वो सब तो ठीक है, लेकिन पैसा पैसा होता है और रिलेशन अपनी जगह। दोनों चीजें अलग अलग होती है, दोनों को अलग अलग रखो तो ही ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज झगड़े होते हैं। सीधी सी बात है, दुनिया की यही रीत है। और मुझे गलत भी नहीं लग रहा था, मैं सुन रहा था वो सब चीजें, मैं सुन रहा था, मैं वहीं पे मौजूद था ना जहां पे ये सब पूरा डिस्कशन हो रहा था, मैं वहीं पे मौजूद था, मैं सुन रहा था। हाँ मिस्टर ए की भी बात सही है, और ये लोगों की जो यूजर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, जो यूजर्स में इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं, बैंकर्स भी आ सकते हैं, बेसिकली सारे स्टेक होल्डर्स आ सकते हैं। गलत नहीं बोल रहे हैं वो लोग, सही बोल रहे हैं वो लोग। तो यहां पे जरूरत किस चीज की थी कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे बच्चों, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं ना, जिसके बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं कि हम पे इन्वेस्ट करो करके, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे विश्वास होना चाहिए। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे विश्वास होना चाहिए मेरे दोस्तों। किनको विश्वास होना चाहिए, किनको, यूजर्स को विश्वास होना चाहिए कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फिगर्स एंड फैक्ट एंड फिगर्स बता रहे हैं ना, वो प्रॉपर है, वो गलत नहीं है, वो सही है बिल्कुल। ये उनको बताने चाहिए। अब किया जाए तो क्या किया जाए, मिस्टर ए सोच रहा है यार करूं तो मैं क्या करूं, मैं कैसे विश्वास दिलाऊं, मैं क्या कर सकता हूं ऐसा। मिस्टर ए बोल रहे हैं तो यहां पे एक इंसान प्रकट होगा अभी, जो बोलेगा कि मैं आप बताऊंगा इन लोगों को कि मैं सर्टिफाई करूंगा कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना वो बराबर है करके, मैं बताऊंगा करके। तो यहां पे मेरे दोस्तों क्या होगा, यहां पे एक एंट्री होती है एक ऐसे पर्सन की जो क्या करेगा, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेरे दोस्तों, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेगा, सर्टिफाई करेगा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसके पास आएंगे, और वो क्या करेगा, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना मेरे दोस्तों, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना मेरे दोस्तों, उसको सर्टिफाई करेगा। क्या करेगा, उसको सर्टिफाई करेगा, उसको सर्टिफाई करेगा और यूजर्स को दे देगा। देख रहे हो ना, काली चीज भी उसके पास जाके ग्रीन हो गई। आपको पता होना चाहिए जब भी कोई चीज को सर्टिफाई किया जाता है तो हमेशा ग्रीन पेन से किया जाता है, मतलब एक प्रॉपर अथॉरिटी ने उसको सर्टिफाई किया है करके ऐसे बोलते हैं, इसलिए मैंने वो प्रॉपर वही कलर यूज किया। ठीक है,
तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करेगा, एक बीच में एक पर्सन आएगा और वो पर्सन क्या करेगा, वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई करेगा और बोलेगा कि हाँ यूजर्स मेरे पे विश्वास, तो उनको आपको देखो वो पर्सन पे विश्वास नहीं, लेकिन मैं तो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हूं, इंडिपेंडेंट। मैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई करूंगा और आपको दूंगा ताकि आपका विश्वास बना रहे, ताकि आप इसमें इन्वेस्ट कर सके और आप भी खुश रहे और मैं भी खुश रहूंगा। समझ रहे? उसी पर्सन को मेरे दोस्तों जो हमने चैप्टर वन किया था, मतलब हमारा चैप्टर 10 जो हमने एज ए चैप्टर 1 लिया, उसी पर्सन को हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं। उसी पर्सन को चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, एक क्वालिफाइड पर्सन, एक एलिजिबल पर्सन क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेता है और उसको उसके जो इंटेंडेड यूजर्स है ना, उनको बोलता है मेरे दोस्तों, क्या बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, ये ट्रू एंड फेयर है मेरे दोस्तों। मैंने वर्ड यूज किया ट्रू एंड फेयर, मैंने वर्ड यूज किया ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड करेक्ट नहीं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट ओपिनियन देगा, जिस ओपिनियन में वो लिखेगा कि वो पर्टिकुलर चीजें ट्रू एंड फेयर है, ट्रू एंड फेयर है कि ट्रू एंड फेयर नहीं है, वो पर्टिकुलर ओपिनियन में, जिसको हम लोग ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं। उसी ऑडिट रिपोर्ट के पीछे कारों की भी रिपोर्टिंग होती है, जो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, वो रिलायंस की पूरी ऑडिट रिपोर्ट लेके। समझ रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जितने भी जो ये अकाउंट्स है वो सिंस मैनेजमेंट ही बनाती है, तो उस पे लोगों का विश्वास नहीं रहता। वो लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी आती है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करती है, सर्टिफाई करती है और बोलती है और अपना ओपिनियन देती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आएगा, मैं उसको चेक करूंगा और मैं इसके ऊपर अपना ओपिनियन दूंगा कि मेरे हिसाब से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना कैसे है करके, और उसके बाद में वो अपना ओपिनियन फिर से एक तो मैनेजमेंट को दूंगा और मैनेजमेंट उसको पब्लिश करेंगी, या मैं यूजर्स के बीच दे दूंगा कि देख लो भैया करके, देख लो करके, मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है। ये जरूरत है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की यहां पे। अब आपको समझ रहा हूंगा। बेसिकली मैंने जो आपको ये सब पूरी चीजें बताया ना मेरे दोस्तों, इसी को तो बोलते हैं प्रोसेस ऑफ ऑडिट। यही तो है ऑडिट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या है, यही तो काम है मेरे दोस्तों। पर आप बोलोगे सर हमको इतना पता है सर, जो हमारे घर पे धंधे है ना, वहां पे तो हमारे धंधे की वो जो अकाउंटिंग है वही चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है और वही सब कुछ तो करता है। यार ये बच्चों सिर्फ छोटे से लेवल पे, माइक्रो लेवल पे होता है। जब आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जाते हो ना, उनका खुद का ही अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है और बाहर से ऑडिटर आते हैं चेक करने के लिए उनको। मैं आपको सेट ऑफ प्रोसीजर, जो हमारे इंडिया में तो हर चीज अपन बजा डालते हैं पूरे, वो छोड़ो। और ऑब्वियस सी बात है ना, आप सोचो अरे एक छोटा सा बिजनेसमैन है जो साल भर के 5-6 लाख रुपए कमाता है मुश्किल से। आप सोचिए ना, वो अगर वो खुद ही अकाउंटेंट रखना चालू करे तो अकाउंटेंट उसकी बजा डालेगा। फिर वो ऑडिट बाहर वाले से कराए तो वो उसकी बजा डालेगा। मतलब कमाएगा क्या? कमाया टन नहीं, खर्चा रुपया, ऐसी बात हो जाएंगी वो तो बात समझिए। मैं ये आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो कौन बनाता है, मैनेजमेंट खुद बनाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट। एमसीक्यू के लिए पॉइंट आता है, इसलिए बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना मेरे दोस्तों, ये कौन बनाने वाली है? मैनेजमेंट प्रिपेयर करने वाली है। मैनेजमेंट प्रिपेयर करने वाली है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूजर्स को कौन देने वाला है? सर्टिफाई करके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट देने वाला है। उसी को ऑडिटर भी बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और यही तो हमारा होता है ऑडिटर साहब।
वो अपना कुछ ओपिनियन देते हैं, अपना कुछ, देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर एक ऐसा पर्सन होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, जिसको थरो नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, उसको इफ्स एंड बट्स, प्रोज एंड कॉन्स, हर चीजें पता हो जाती है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें परफॉर्म करता है ना ऑडिट करने के लिए। बहुत सारे मैं अकाउंट्स को चेक करूंगा कि जो प्रॉपरली, पहली बात तो जो आपने एंट्री ली है वो प्रॉपरली ली है क्या, मतलब आपके पास, जैसे देखो मैंने जो ये सेल की एंट्री लिया था ना मेरे दोस्तों, ये जो मैंने सेल की एंट्री लिया था ना, ये मैंने वाउचर से देख के मारनी चाहिए। ये मैंने सेल्स वाउचर, जो सेल्स इनवॉइस होता है ना हमारा, उसको देख के प्रॉपरली लेना चाहिए। परचेस की एंट्री परचेस बिल से मैंने लेना चाहिए। हर चीज की आपके पास ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए कि जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पे आपने जो एंट्री की क्या वो प्रॉपर की क्या, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है। फिर जो आपने एंट्री ली क्या, उसकी प्रॉपर पोस्टिंग की क्या, जो एंट्रीज थी उसी के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं क्या, ये सब चीजें देखना किसका काम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है मेरे दोस्तों, एक ऑडिटर साहब का काम है। और जब ये पूरी प्रोसेस वो देखेगा तो उसके ऊपर वो कुछ शब्द बोलेगा, और वो जो अमृत वाले शब्द वो बोलेगा ना, उसी को तो ओपिनियन कहते हैं। उसी का तो लोग आपको पैसा देंगे मेरे दोस्तों। आप जो ओपिनियन दोगे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसी चीज का आपको पैसा मिलाता है। एक ऑडिटर को, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसी का पैसा मिलता है, चाहे वो टैक्स ऑडिट हो, चाहे वो इनकम टैक्स ऑडिट, मतलब टैक्स ऑडिट हो, जीएसटी ऑडिट हो, या क्या बोल सकते हैं कंपनी ऑडिट हो, बैंक ऑडिट हो, हर चीज हो, कहीं पे भी हो, ऑडिट में एक मेन चीज होती है ओपिनियन देना। ओपिनियन मतलब क्या, एक ऐसा इंडिपेंडेंट, ऐसा आत्मनिर्भर, ऐसा पर्सन जो किसी के ऊपर, किसी के भेदभाव में नहीं आता, जो खुद के ऊपर ही विश्वास करता है और कुछ अपने इससे शब्द देता है। वो शब्द अमृत की भांति क्या होते हैं, सामने वाले की तरफ पहुंचते हैं और उसका क्या करते हैं, उसका एनहांस करते हैं, उसका क्या बोलते हैं, उसका कॉन्फिडेंस एनहांस करते हैं मेरे दोस्तों। क्योंकि एक ऐसा पर्सन बोल रहा है जो इंडिपेंडेंट है, जिसको कोई लेना देना नहीं है ये कंपनी से, अगर वो कोई ऐसा ओपिनियन दे रहा है मेरे दोस्तों, तो उसने सोच समझ के ही दिया होगा, ऐसे भेदभाव में आके, गड़बड़ में आके नहीं दिया होगा, उसका ये मतलब होता है। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेसिकली मैंने आपको ऑडिट का प्रोसेस बताया, ये पूरा ऑडिट का प्रोसेस बताया मैंने आपको, ठीक है। ये देखो, फिर मैंने यहां पे एक चीज लिखी थी, ओपिनियन ट्रू एंड फेयर और नॉट। ओपिनियन की आपके साथ बात करता हूं मैं अभी। चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं आपको एक चीज बताऊं, कोई भी ऑडिटर कभी भी ट्रू एंड करेक्ट ओपिनियन नहीं देगा। ट्रू एंड करेक्ट ओपिनियन आपको मेरे दोस्तों, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट उठा के देख लो, कितने भी बड़े से बड़ा इंसान हो, कभी ट्रू एंड करेक्ट ओपिनियन नहीं दे सकता, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट में अपने आप में कुछ लिमिटेशंस होती है, उसके कारण एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ये नहीं बोल सकता कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने चेक किया ना, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंने चेक किया ये 100% सही है करके, ये कभी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बोल सकता मेरे दोस्तों। क्योंकि इनहेरिटेंट लिमिटेशंस होते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, आपको मैं बताऊंगा कौन से लिमिटेशंस होते हैं ऑडिट के, सब चीजें बताऊंगा मैं आपको, चिंता मत करो, मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं। तो वो जो ओपिनियन देता है बच्चों, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रू एंड फेयर ओपिनियन, जिसको मैं बोलता हूं क्लीन ओपिनियन। क्लीन ओपिनियन मतलब क्या, ट्रू एंड फेयर। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेगा कि जितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जितनी चीजें या जितना भी मैंने दिया होगा ना, देखा हूं ना, वो एक अगर कोई रीजनेबल पर्सन देखेगा, मतलब एक आम व्यक्ति देखेगा, तो उसके हिसाब से मैं बता दूं कि ये चीजें ट्रू एंड फेयर है करके। ट्रू एंड फेयर है मतलब क्या, एक हाई डिग्री ऑफ अश्योरेंस दे रहा हूं मैं आपको, रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा हूं। क्या बोला मैं यहां पे आपको, रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा हूं मैं आपको। रीजनेबल अश्योरेंस मतलब क्या, हाई डिग्री ऑफ अश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। मतलब क्या, मैं 100% नहीं बोल सकता कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल सही है करके, हाँ, लेकिन मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि मैं एक रीजनेबल अश्योरेंस है कि हाँ भाई ये नहीं कर सकता। जैसे देखो, मान लीजिए कोई, जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए हमारे घर पे कोई आता है कि आपके बेटे ने हमारे बिग बाजार आया था, बिग बाजार नहीं, मान लीजिए कोई हमारे दुकान के आजू बाजू हमारे इसके शॉप है,
वहां पे आया था और चोरी करके क्या चॉकलेट करके वो हम पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है। तो हमारी माँ बोलेंगी, हमारी मम्मी बोलेंगी, क्या बोलेंगी हमारी माँ, कि हमारी माँ बोलेंगी कि मैं रीजनेबल अश्योरेंस लेती हूँ कि इसने नहीं किया होगा। मतलब क्या, मुझे पक्का यकीन, वो ये नहीं बोल सकती मुझे पक्का यकीन है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं इतना तो बता सकती हूँ कि ये ऐसा नहीं कर सकता, ये ऐसा नहीं कर सकता, मेरा कहना ऐसा नहीं कर सकता करके वो ऐसा बोलेंगी। पक्की पक्की श्योरिटी वो नहीं लेंगे कि कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको पता है, कहीं ना कहीं उसको पता है, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से बोलो या आपकी चाल डाल से बोलो कि आप कहीं ना कहीं हो सकता है करे हो। क्योंकि क्योंकि क्या हुआ था कि पहले दिन ही मेरे दोस्तों आपने उससे 100 रुपए मांगे थे कि मुझे 100 रुपए देना माँ, मैं चॉकलेट ला के लेता, लेकिन मम्मी ने नहीं दिया। मम्मी ने बोला कोरोना का समय चल रहा है, बाहर की चीजें मत खा। और आपने जब अगले दिन वो दुकानदार आता है ऐसी खबर लेके, तो मम्मी श्योर नहीं होंगी। समझ रहा है क्या? तो मम्मी ने जो दिया वो रीजनेबल अश्योरेंस दिया उनके इस पे कि नहीं यार मुझे जहां तक लगता है मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता करके, वो एक रीजनेबल अश्योरेंस हुआ। समझा? रीजनेबल अश्योरेंस मतलब फिर से बता देता हूं, 100% श्योरिटी नहीं, लेकिन मैक्सिमम बोल सकता हूं मैं एक अच्छा खासा लेवल, एकदम कम भी नहीं एकदम हाई भी नहीं, लेकिन एक उसके बीच में एक रीजनेबली कि आप हम पे विश्वास कर सकते हो करके ऐसा। इसी को क्लीन रिपोर्ट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। ये जो ट्रू एंड फेयर व्यू मैंने बोला ना, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं क्लीन रिपोर्ट। और एक दूसरे तरह की रिपोर्ट दी जाती है जिसको जनरली मैं बोलता हूं डर्टी रिपोर्ट। मतलब बेसिकली उसका मेरा बोलने का मतलब होता है डर्टी ओपिनियन। डर्टी ओपिनियन मतलब ओपिनियन खराब नहीं है, ओपिनियन खराब नहीं है, मतलब क्या, जो चार्टर अकाउंटेंट ओपिनियन दे रहा है वो खराब नहीं है, वो कंपनी का ऑडिट करते वक्त मुझे ऐसी बहुत सारी चीजें पता चली जिसके कारण मैं बोल रहा हूं कि यार इसका ये जो कंपनी है ना ये ठीक नहीं है करके, कुछ गड़बड़ करते रहती है करके, ये मैं बोल सकता हूं करके। तो उसको बोलते हैं डर्टी रिपोर्ट। मैं बोलता हूं ये चीज डर्टी रिपोर्ट या डर्टी ओपिनियन, ये मेरा वर्ड है। वहां पे बोला जाता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन या मॉडिफाइड ओपिनियन। क्या बोला मैंने? वहां पे दो तरह के टर्म्स यूज होते हैं, दोनों अलग अलग चीजें। क्या है आपको डिटेल में ऐसे 705 701 वो जो जो होता है मैं आपको तब बताऊंगा। इसको दो तरह के डर्टी ओपिनियन होते हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन और दूसरा क्या बोला मैंने, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और इसको बोला जाता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन, समझ रहे हो क्या बच्चों? ये बेसिकली मैंने जो आपको बताई, ये एक मोटा मोटी मैंने आपको चीजें बता दी कि ऑडिट में हम लोग करते क्या है, किस प्रकार का एक एक जो ऑडिटर होता है वो क्या करता है, वो कैसा ओपिनियन दे सकता है, क्लीन ओपिनियन दे सकता है, डर्टी ओपिनियन दे सकता है। डर्टी में दो टाइप से, मॉडिफाइड, डिस्क्लेमर, और यहाँ पे क्लीन ओपिनियन में एक ही टाइप है, अनमॉडिफाइड। मतलब क्या कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये ट्रू एंड फेयर व्यू है। मॉडिफाइड मतलब क्या, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू है लेकिन नीचे दिए जाने वाले के छोड़ के ट्रू एंड फेयर व्यू है। अनमॉडिफाइड ओपिनियन मतलब क्या, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है नहीं करके वो होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। आ जाएगा, हर चीज आएंगी, चिंता मत करो। पूरे के पूरे जो ये मैं बोल रहा हूं ना, ये मैं आपको लिख के भी थियरी में भी बहुत प्रॉपर तरीके से आपको दिया हूं मैंने, चिंता मत करना। बोलो समझा क्या? एक बार इसको कॉपी कर लेते क्या फटाफट? इसको ना कॉपी कर लो बच्चों, लो इसको कॉपी कर लो एक बार, फटाफट कॉपी करो, लेकिन टाइम नहीं है क्योंकि अपने पास।
चलिए, आप लोग का हो गया क्या? चलो आ जाओ, आ जाओ दोस्तों, अपने बुक में आ जाओ फटाफट। चलो देखो, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 से, जो बात करता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक जो है ऑडिट, आखिर उसका पहले डेफिनेशन बता दो, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। देखो भैया, आपको ये डेफिनेशन तो आनी ही चाहिए, मैं क्या बोला, आनी ही चाहिए। चलो देखते हमको आएंगी कि नहीं आएंगी, पता चलेगा हमको। बोलो, देखो, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर जानते हैं ना, ये यहाँ पे किया ना वो पर्सन ने, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ओके, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या बोला? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन तो है, लेकिन किसका है? किसका है? तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का है। किसका है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का है। किसका है मेरे दोस्तों? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी? तो बोलते हैं एंटिटी की। क्या बोलते हैं? एंटिटी की बोलते हैं। अब वो एंटिटी हो सकती है, अब वो एंटिटी कैसी होनी चाहिए सर? प्रॉफिट ओरिएंटेड होनी चाहिए कि नॉट फॉर प्रॉफिट होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए कि बड़ी होनी चाहिए? मिड साइज होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? तो मैं एक बात ध्यान रखना, एंटिटी सब आ जाएंगी। मतलब क्या प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, नहीं हो। जैसे देखो, प्रॉफिट ओरिएंटेड में रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बाकी ये अदानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप सब आ गए प्रॉफिट ओरिएंटेड में। नॉट प्रॉफिट में कौन सा आ गया? अपना ये अपना शिरडी का साईं बाबा टेम्पल आ गया। फिर अपने बाकी जितने भी टेम्पल्स के जितने भी ट्रस्ट बनते हैं ना, वो सब, इवन आधा सा ट्रस्ट जो होता है वो वाला आ गया। फिर अपना ये टेकड़ी गणेश का ये आ जाता है, क्या बोलते हैं, तो टेकड़ी गणेश ट्रस्ट जो आता है वो भी आ जाता है। हर प्रकार के जो नॉट फॉर प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशन है ना मेरे दोस्तों, जैसे क्राय करके नॉट फॉर प्रॉफिट है, रेनोवेटियो करके नॉट फॉर प्रॉफिट है, इनके भी ऑडिट्स कराना पड़ता है मेरे दोस्तों, कि इनके पास जो पैसा आया था क्या वो प्रॉपरली इनके चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। यहां तक कि बीइंग ह्यूमन, जिनका पूरा के पूरा प्रॉफिट क्या होता है मेरे दोस्तों, लगा दिया जाता है जिनको भी जरूरतमंद लोगों के बीच में, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पुअर पीपल। जो ये बीइंग ह्यूमन का जितना, बीइंग ह्यूमन इज नॉट फॉर प्रॉफिट, उसके रेट्स देख के लगता नहीं वो नॉट फॉर प्रॉफिट है, लेकिन बट स्टिल इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में उन लोगों को भी हम लोग बोलेंगे, वैसी वाली एंटिटीज को भी क्या लग जाता है, ऑडिट कराना जरूरी होता है, या वैसे वाली एंटिटीज भी ऑडिट करा सकती है। तो हमने क्या देखा, ऑडिट क्या है बच्चों? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब क्या? सबसे अलग, सबसे जुदा। बोलो, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब क्या? सबसे अलग सबसे अलग, सबसे जुदा। सबको बोलना होगा, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब क्या? सबसे अलग, सबसे जुदा। यहां पर लिख के रख दो, सबसे अलग, सबसे जुदा। मतलब क्या? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब मैं जो पर्सन हूंगा ना, वो पर्सन किसी भी प्रकार से दबाव में आके अपना ओपिनियन चेंज नहीं करना चाहिए। मतलब मैं इंडिपेंडेंट अथॉरिटी रहूंगा। मुझे एक बात बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को दूसरे गवर्नमेंट से डरती है क्या? या दूसरी गवर्नमेंट एक बार की सेंट्रल गवर्नमेंट से डर जाती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को दूसरे गवर्नमेंट से डरती है क्या? नहीं डरती है। तो हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। मुझे एक बात बताओ, पुलिस आपसे डरती है क्या? नहीं डरती है, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। आपके मम्मी पापा आपसे डरते हैं क्या? नहीं, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। लेकिन आप क्या आपके मम्मी पापा से डरते हो क्या? हाँ, आप डरते हो, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एटलीस्ट राइट ऑफ नाउ आप नहीं हो। यहां तक कि यार मैं चार्टर्ड बन गया तो भी मैं खुद आज तक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं हुआ, तो आप लोग तो अभी छोटे हो मेरे दोस्तों। ठीक है, देखो, तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किस चीज का? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आ गए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आ गए। क्या बोला मैंने यहाँ पे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आ गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आ गए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स।
नोट्स टू अकाउंट्स भी किसका पार्ट होता है मेरे बच्चों, उसका पार्ट होता है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक है। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जितने भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसका, ऑफ एनी एंटिटी। अब एनी एंटिटी में आगे देखो क्या लिखा है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, या इररिस्पेक्टिव ऑफ अ साइज और लीगल स्ट्रक्चर। मतलब क्या साइज में हो सकता है मेरे दोस्तों, साइज मतलब क्या, जैसे देखो आपके नुक्कड़ के वो जो रामू काका है वो भी अपना ऑडिट करवा सकते हैं, रिलायंस जैसी कंपनी भी ऑडिट करवा सकती है, बड़े से बड़े कंपनीज भी ऑडिट करवा सकती है मेरे दोस्तों। एंड लीगल फॉर्म मतलब क्या, प्रोप्राइटरी हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, एलएलपी हो, जेवी हो, जो होना है हो, आपको कोई लेना देना नहीं, लेकिन ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा। सारे के सारे कंपनीज को मैंडेटरी भी हो सकता है, वॉलंटरी भी हो सकता है, आगे देखेंगे पता चलेगा। when such an examination मतलब कौन सी एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन is conducted with a view to express an opinion thereon, with a view to express an opinion, with a view to express an opinion। और ओपिनियन देगा कौन मेरे बच्चों, ऑडिटर देगा। ये ऑडिटर बोल रहा है, ये ऑडिटर बोल रहा है कि क्या, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ किसका, एंटिटी का। एंटिटी कैसी होनी चाहिए, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, और इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल स्ट्रक्चर मतलब क्या, पार्टनरशिप फॉर्म, प्रोप्राइटरी और बाकी सब चीजों के इसमें। व्हेन जब ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है, क्यों, टू एक्सप्रेस, क्या चीज करने के लिए, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। टू कहा क्या, हाँ, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन अराउंड कि ये क्या है, डर्टी रिपोर्ट दूंगा या क्लीन रिपोर्ट दूंगा, तो टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन दे रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं ऑडिट कंडक्ट होता है। आपको समझा कि नहीं समझा, घूरो इस डेफिनेशन को 5 मिनट तक मैजिक बोर्ड पे घूरो मेरे दोस्तों। लो मैं आपको बैकग्राउंड में फिर से रीड करता हूं। ऑडिट क्या है मेरे बच्चों, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। कैसी एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट, सबसे अलग, सबसे जुदा, ऑफ एन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी होंगी, एंटिटी की होंगी। एंटिटी कैसी हो सकती है, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकती है या प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं हो सकती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ अ साइज और लीगल फॉर्म मतलब छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप कैसी भी हो सकती है। व्हेन जब ये सारा जो क्रियाकर्म हम जो कर रहे हैं ना जिस कंपनी के ऊपर, उसके ऊपर का एक ही चीज क्यों करने के लिए, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। आखिरी का हमारा पर्पस क्या है ऑडिट का, तो टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ये हमारा पर्पस है हमारे ऑडिट करने का, इतनी झंझट करने का हमारा पर्पस है क्या, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। बोलो समझा कि नहीं समझा, मजा आया क्या। अब देखो आपको ये चीज ध्यान में रह गई होंगी, देखो देखो दिख रहा है क्या, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑफ। मेरे तरफ देखते रहना, मेरे तरफ, मेरे तरफ देख, मेरे तरफ देख, इधर देखो, देखो देखो। ऑडिट क्या है बच्चों, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, सबसे अलग, सबसे जुदा। क्या बोला, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, सबसे अलग, सबसे जुदा, ठीक है। ऑफ किसका, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी मेरे दोस्तों, ठीक है। व्हेन ऑफ ये एंटिटी कैसी हो सकती है, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकती है, नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, इररिस्पेक्टिव, मेरे साथ करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म करके, ठीक है। उसके बाद when such an explanation, क्या बोला मैंने, when such an ये चीज कवर होती है, when such an examination is conducted with a view किस चीज के लिए, to express an opinion thereon। वो ओपिनियन कैसा हो सकता है, मैंने आपको बताया था, क्लीन ओपिनियन, डर्टी ओपिनियन। लेकिन आपको इसमें लिखना है कि आपको नहीं लिखना है, आपको केवल वो ऑडिट की डेफिनेशन लिखना है मेरे दोस्तों। बोलो समझा क्या, समझा क्या। आपको लर्न है, मैं जानता हूं आपको अब ये चीजें ध्यान में रह जाएंगी, ठीक है। चलो एक इलस्ट्रेशन आपके साथ कराना चाहूंगा मेरे दोस्तों, इजाजत है क्या, नहीं दोगे तो भी कराऊंगा, क्या कर लोगे, हाँ चलो। एमसीक्यू है बेसिकली, इलस्ट्रेशन नहीं बोलना चाहिए।
Audit is done on financial information to deal whether fraud is done or not. ये no both the none, चार ऑप्शन भी दे दिया मैंने आपको. आपको बताना होगा इसका आंसर क्या है. फटाफट बताइएगा मेरे दोस्तों. सोच लिया आप लोगों ने. इसका आंसर है नो. क्यों? क्योंकि ऑडिटिंग हम क्यों करते हैं? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. उसमें फ्रॉड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. कंपनी में फ्रॉड, कंपनी में एक चीज ध्यान रखना, कंपनी में अगर फ्रॉड होता है तो सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद दैट ऑफ मैनेजमेंट. अगर कंपनी में फ्रॉड होता है मेरे बच्चों तो सबसे पहले वो प्राइमरी जो मैं बोल सकता हूं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की, उसको डिटेक्ट करने की. ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑडिटर की कतई ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसको ढूंढ के लाना कि फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है, कंपनी में कुछ घपला हुआ है कि नहीं हुआ. ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है. ऑडिटर की केवल ये जिम्मेदारी है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सही है कि नहीं है मेरे दोस्तों. अब उसके अंदर अगर कोई झालमेल हुआ है तो हम नहीं जानते भैया. मान लीजिए अगर कोई परचेज बिल फेक वाला आया है, वो परचेज बिल के ऊपर हमने एंट्री ली है, तो मेरा काम केवल इतना चेक करना है कि वो परचेज बिल की प्रॉपर एंट्री हुई है क्या. मेरा काम ये बिल्कुल चेक करना नहीं है कि वो परचेज बिल वैलिड है कि नहीं है करके. ये मेरा काम नहीं है. समझ रहा है क्या आपको मैं क्या बोल रहा हूं? ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो उसको दिखाई गई है वो सही है कि नहीं है. जो उसके पीछे में पर्दे के पीछे क्या है उसको पर्दे के पीछे ही रहने दो. हमको कोई लेना देना नहीं है उस चीज में. हमारा काम है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमारे सामने रखी गई है. उसके पीछे क्या झोलमोल हुआ है हमको उससे कोई कतई बिल्कुल लेना देना नहीं है मेरे दोस्तों. चलिए आगे बढ़ता हूं मैं. द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क, वो पर्सन कौन होगा मेरे बच्चों? द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क मतलब क्या? ऑडिटर should take care to ensure that financial statements does not mislead anybody. मतलब क्या? वो ध्यान रखना चाहिए कि वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है ना वो किसी पे मिसलीड नहीं करे. अब ये कैसे कर सकता है कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को मिसलीड नहीं करे? तो वो है नीचे दिए जाने वाले पॉइंट्स में. मतलब नीचे दिए जाने वाले पॉइंट्स बताता है कि एक ऑडिटर को, अगर एक ऑडिटर चाहता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीड ना करे तो उसे क्या क्या करना होगा. बेसिकली एक ऑडिट प्रोसीजर बताता है जो ऑडिटर को फॉलो करना चाहिए सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डज नॉट मिसलीड एनीबॉडी. तो आप लोग यहां पे लिख सकते हो. ये एनीवन से मेरे को कुछ तो भी शॉर्ट फॉर्म में ऐसा याद आ गया. चलो ठीक है, आ जाओ. सिंपल वे में मैंने आपको लिखा के दे दिया हो यहाँ पे कि ऐसा उसने क्या करना चाहिए कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी को क्या ना करे बच्चों, ये ना करे, क्या मिसलीड ना करे. आपको पता है इंडिया में कौन बन सकता है ऑडिटर? आपको मैंने पहले इसमें बताया था कौन बनता है. एक जो सीए हो और जिसके पास सीओपी हो. हमने देखा है ना चैप्टर नंबर 10 में, पहले ही तो देखा था एलिजिबिलिटी सेक्शन नंबर 141 में मेरे दोस्तों. भूलना नहीं है आपको. वो सब चीजें अब मैं लिंक करा करा के पढ़ाऊंगा आपको. पहले ही बता रहा हूं मैं हर चीज लिंक कराऊंगा. चलो वो कैसे कर सकता है पहला पॉइंट देखते हैं. आओ बच्चों आओ, पहला मुन्ना मुन्ना आओ देखो पहला पॉइंट देखते हैं. क्या? द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन विथ रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. The accounts have been drawn with respect to the entries in the books of accounts. नहीं दिख रहा? लो फुल स्क्रीन पे दिखाता हूं. The accounts have been drawn with respect to the entries in the books of accounts. अब दिखा क्या? The accounts have been drawn with respect to the entries in the books of accounts.
बस यही चीज। मतलब क्या, जो एंट्रीज हमने हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिए हैं, क्या उसी के आधार को बना के क्या आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिया है कि नहीं लिया है मेरे दोस्तों, वो चीज बताने की जिम्मेवारी किसकी होंगी? ऑडिटर को चेक करना होगा कि जो एंट्रीज ली गई है क्या उसी एंट्रीज के हिसाब से प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स ड्रॉ हुए कि नहीं हुए, क्या जो एंट्रीज ली, जो जर्नल एंट्रीज ली गई है क्या उसी के आधार को बना के क्या आगे पोस्टिंग की गई है कि नहीं की है, क्या अपना ही कुछ अलग से एंट्री लाई गई है उसके बीच में, ऐसा उसको नहीं करना होगा। दूसरा, पहला पार्ट मैंने बोला द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन विद रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दूसरा मैंने बोल रहा हूं कि वो जो एंट्री है ना, ये जो एंट्री की बात कर रहे हैं वो एंट्री की बात कर रहे हैं कि द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसी होनी चाहिए? आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय SSSAAE। बोलो मेरे साथ, द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो एंट्रीज है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरे यारो, वो शुड कैसी होनी चाहिए? शुड बी एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय SAAE। बोलो मेरे साथ, SAAE। SAAE मतलब क्या? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसको क्या बोलते हैं मेरे यारो? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बोलते हैं इसको। लिख के रखिए। समझ रहा है क्या? ये वाली चीज समझ रही है कि आपको? ये जो ऊपर लिखा रहा हूं मैं, ये वाली, ये देखो, ये मेरे ऊपर है, ठीक है? ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कि जो चीज मैं बता रहा हूं, एक बच्चों ध्यान रखो कि जो चीज हम लोग दे रहे हैं, जो भी एंट्रीज हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ले रहे हैं, क्या वो प्रॉपरली, क्या वो सफिशिएंटली उसके पीछे एविडेंस है क्या? मतलब क्या, एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखियो, सुनियो मेरी बात, ध्यान से सुनियो। मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज कर रहा हूं मिस्टर गजानन के बिल की, मिस्टर गजानन के नाम से मैं कोई आइटम परचेज कर रहा हूँ, मतलब मिस्टर गजानन से मैं आइटम परचेज कर रहा हूँ क्रेडिट पे, मतलब क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गजानन, मिस्टर गजानन का अकाउंट क्रेडिट में दिख रहा है मेरे इसमें, और जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर बिल का, तो मैं मिस्टर सुरेश को कर रहा हूँ। ये प्रॉपर है कि नहीं है? आप मुझे बताना, क्या आपको दाल में कुछ काला दिख रहा है या पूरी दाल ही काली दिख रही है? मेरे बच्चों, यहाँ पे पूरी दाल ही काली है। अरे जब तुमने परचेस किया मिस्टर गजानन से, तो तुम पेमेंट कैसे कर सकते हो मिस्टर सुरेश को? भैया कैसे? बता तो जो जमराम को, कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। बस वही चीज ये बोल रहा है कि जो एंट्रीज आई है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो प्रॉपरली सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से आई है क्या? आपको देखना होगा क्या वो बिल, ऐसा ना हो कि बिल को देख के ही आपको समझ रहा है यार ये मुझे वैलिड बिल नहीं लग रहा है। मतलब क्या, देखो आपने पढ़ा है, आपने जीएसटी में पढ़ा है, एक जब पर्टिकुलर इनवॉइस आप इश्यू करते हो तो आपका नाम हो, आपका जीएसटी नंबर हो, आपका एड्रेस हो, आपकी साइन हो नीचे, आपके ठप्पे हो। तो जब आपके कंपनी के इससे बिल आ रहा है बाहर में, जिस कंपनी का ऑडिट आप कर रहे हो, वो कंपनी में बैठे आप देख रहे हो ये परचेस का बिल, उस पे ना साइन है, उस पे ना एड्रेस है, उस पे ना फोन नंबर है, तो काहे का वैलिड बिल भैया? तो काहे का सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? मैं बोलूंगा भैया ये जो ऑडिट एविडेंस है ये तो झुट्टा झुट्टा है भैया, आप चोर हमको बेवकूफ बना रहे हो करके मैं स्ट्रेट अवे बोल सकता हूं। और वो चीज का मैं, मेरे पास ब्रह्मास्त्र क्या है, अपना ऑडिट रिपोर्ट अपना ब्रह्मास्त्र होता है, वो मैं ऑडिट रिपोर्ट में लिख सकता हूं ये चीजें कि क्या द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। जबकि क्या बोल रहा हूं मैं कि ये मैटर्स कुछ हुए तो, अदरवाइज मैं तो यही बोल सकता हूं द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं मेरे दोस्तों। समझा क्या? पहला क्या देखा हमने कि अकाउंट्स जो बनाए वो प्रॉपर एंट्रीज से बनाए क्या? दूसरी क्या देखी, जो एंट्रीज ली वो क्या प्रॉपरली सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से ली क्या? अब तीसरा पॉइंट आ रहा हूं मेरे दोस्तों आपके सामने लेके। मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, आपको ऐसा लग नहीं रहा क्या? थोड़ा थोड़ा लगना चाहिए, तो थेरी वाला अकाउंट्स है ना, मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं करके, ऐसा मेरे को ऐसी फील आ रही है ना। चलो, नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज बीन ओमिटेड। ओमिटेड मतलब गायब हो जाना, लिखो वहां पे गायब, मतलब ओमिटेड मतलब गायब। ओमिटेड मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? गायब हो जाना, एंट्रीज ही नहीं ले रहे हो आप। हाँ, इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन एंड नथिंग विच हैज नॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज फाउंड प्लेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नथिंग इन विच द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव फाउंड प्लेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओह माय गॉड,
समझाऊं क्या? चलो आ जाओ, ये चीज को समझाता हूं मैं आपको, बड़े बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पहली बात, उसने पहली बात क्या बोला उसमें कि कोई अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहली बात तो अगर कोई एंट्रीज है तो वो हमारे इससे बुक्स ऑफ अकाउंट से छूटनी नहीं चाहिए, ओमिट नहीं होनी चाहिए। कोई भी एंट्रीज जो है ना, कोई भी एंट्रीज जो है ना मेरे बच्चों, वो ओमिट नहीं होनी चाहिए। वो क्या बोला मैंने, मिट नहीं जानी चाहिए। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, पहले ही बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरे दोस्तों, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में असेट्स, ये बैलेंस शीट ऐसी बनती नहीं है, मुझे पता है, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। असेट्स में, फिक्स्ड असेट्स में आपके इसमें है ना JCB करके दिख रहा है, या मान लीजिए यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है। चलो इजी वाला देता हूँ, फर्नीचर। आपके इसमें फर्नीचर दिख रहा है कितना, 25,000 रुपए का। हाँ ठीक है, ये कब दिख रहा है, ये दिख रहा है मेरे दोस्तों 31/3/2019 को। क्या होता है, ड्यूरिंग द ईयर ये फर्नीचर को बेच दिया जाता है, सोल्ड, फर्नीचर को मेरे दोस्तों बेच दिया जाता है। लेकिन ये एंट्री हमने, सेल की एंट्री हमने ली नहीं, क्योंकि हमने क्रेडिट पे सेल किया था मेरे दोस्तों। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, मिस्टर, जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, मिस्टर पर्सन अकाउंट को डेबिट करके टू फर्नीचर को क्रेडिट करना होगा, और जितना भी जो भी रेशियो ऑफ प्रॉफिट है ना वो हमारे पीएनएल में क्रेडिट, अगर प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा तो पीएनएल में डेबिट हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्योंकि नॉर्मल कोर्स में नहीं है तो हम ट्रेडिंग में ले नहीं सकते, इसलिए हमको पीएनएल में लेना पड़ेगा वो एंट्री, है ना। तो मुझे ये वाली एंट्री पास करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने क्रेडिट पे बेचा था, मुझे पैसा नहीं आया था। तो मैं क्या सोचता हूं, एक काम करता हूं ना यार, यहां पे ये जो 31 है ना, इसमें ये चीज को कंटिन्यू करता हूं, डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिल जाएगा और असेट भी दिखती रहेंगी। डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिल जाएगा और असेट भी दिखती रहेंगी। मतलब क्या, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, टैक्सेस भी कम लगेंगे, उधर असेट भी दिख रहा है, विन विन सिचुएशन है मेरे लिए। तो ये मैं वो एंट्री ही ओमिट कर देता हूं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाता ही नहीं है भैया, वो एंट्रीज नहीं लाता है वो, ऐसा घपला। समझ रहा है क्या आपको, समझ रहा है क्या, बताना मुझे, है ना। उसके बाद दूसरी एंट्री दो आपको, दूसरी चीज बताओ आपको, आओ दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, दूसरा एग्जांपल, ध्यान से, फिर से एकदम गौर से कंसंट्रेट करके। आपने दोनों, आपने बच्चों ड्यूरिंग द ईयर, एक मिनट रुको, आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ कैश परचेसेस की थी। आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ कैश, देखो बच्चों, हम जब बिजनेस कर रहे हैं ना तो जरूरी नहीं है हमारे, जैसे मान लीजिए मेरा अगर गैरेज का काम है तो जितने भी पार्ट्स है जरूरी नहीं मैं कंपनी से बुलाऊंगा और जिसके मुझे वैलिड बिल मिलेंगे। कभी कभार मुझे लोकल प्रोडक्ट्स भी खरीदना पड़ता है, जो मैं बोल सकता हूँ, आपने सुना होगा एक बिल में चलता है और एक विदाउट बिल में चलता है। विदाउट बिल मतलब क्या, मान लो वो चीज चोरी छुपे और उसको टैक्स का बर्डन नहीं लेना है खुद के ऊपर, क्या तो जीएसटी, क्या तो वैट, क्या तो एक्साइज, उसको ये सब नहीं करना है, तो वो विदाउट बिल में वो सब चीजें करता है। तो वैसे सिचुएशन में मैं उससे कैश परचेस कर रहा हूं बच्चों, मैं उससे कैश परचेस कर रहा हूं जिसका मेरे पास बिल नहीं आता। क्या बोला मैंने, जिसका मेरे पास बिल नहीं आता, बिल नहीं आता मेरे पास, ठीक है। अब बिल नहीं आता तो एंट्री भी नहीं ले रहा हूं मैं। लेकिन सही मामले में आपको लगता नहीं क्या मुझे एंट्री लेना चाहिए, मुझे एंट्री तो लेना चाहिए ना, कैश मेरी जा रही है तो एंट्री लेना चाहिए मेरे दोस्तों, कैश कहीं ना कहीं। लेकिन मैं ये एंट्री नहीं ले रहा हूं, इससे क्या होगा, मेरा प्रॉफिट हाई दिखते रहेगा, लोगों के लगेगा भाई इसके धंधे में ना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, ये धंधे में इन्वेस्ट करते हैं करके लोगों को लगेगा ऐसा। आप सोचो ना, रिलायंस ने, मान लीजिए रिलायंस ने ऐसा किया कि 100 करोड़ के अगर वो एड, अब उसकी तो इतनी सारी ब्रांचेस है तो उसका करोड़ों में ऐसे परचेजेस हो सकता है, तो वो उसने लिया ही नहीं करके उसका प्रॉफिट बूम हो जाएगा 100 करोड़ से। आप सोचिए लोग इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि नेटवर्थ ज्यादा
ज्यादा दिखेगा ना, समझ रहा है क्या? नेटवर्थ ज्यादा दिखेगा तो लोग सोचेंगे क्यों ना ये धंधे में इन्वेस्ट किया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ड्यूरिंग द ईयर कि आपने कोई चीजें बनाई और उसमें फाइनेंशियल ईयर आपने कुछ ओमिट कर दिया करके। नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन करते वक्त। एंड उसके साथ साथ नथिंग विच इज नॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज फाउंड अ प्लेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब क्या, मान लीजिए बच्चों, आपने साल भर में ऐसा हो सकता है ना बच्चों कि आपके साल भर में आपने परचेसेस ऐसी कुछ नहीं की, लेकिन जानबूझ के आप प्रॉफिट को कम करने के लिए बाहर की परचेस बता रहे हो, कैश सेल बता रहे हो, जबकि सेल देखो आपको मैं बताऊं क्या, जो अपना ये नहीं हुआ था क्या बोलते तो अरे वो अपना कौन सी वो कंपनी नहीं डूबी थी क्या रे बीच में, क्या नाम है वो आईटी कंपनी एक डूबी थी, रुको क्या नाम है बताऊं क्या मैं आपको, सत्यम नहीं थी क्या अपनी, हाँ सत्यम, मैं बताता हूं आपको सत्यम में क्या हुआ था। देखो सत्यम के भयंकर कॉम्पिटिटर्स थे इन्फोसिस, फिर टीसीएस, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी ये भयंकर कॉम्पिटिटर्स थे मेरे दोस्तों सत्यम का, है ना, बहुत 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 भयंकर कॉम्पिटिटर्स है सत्यम के, ध्यान से अब, ठीक है। तो सत्यम क्या करता था मेरे दोस्तों, सत्यम क्या करता था, अपने जो सेल्स थे ना इसके, वो सेल्स को बूस्ट अप करता था, मतलब क्या बोगस इनवॉइसेस बनाते रहता था कि हाँ हमने इनको भी सर्विसेज दी, हमने इनको भी इतने करोड़ की सर्विसेज दी, हमने इनको भी इतने करोड़ की सर्विसेज दी, तो उससे सेल्स बूस्ट। अब आप बोलते हो सर उसको 18% जीएसटी पे करना, अरे भैया ये बड़े कंपनीज ये 18% और 20% नहीं देखते, अगर उनको अपने शेयर की प्राइसेस बूम करना है ना, वो करोड़ों में लाखों अरबों में खेलने वाले लोग हैं, ये 18% के लिए वो लोग नहीं डरते भैया, वो आसानी से कर देते, वो खुशी खुशी कर देंगे, ले 18% लेता क्या लेना, मैं अपना शेयर प्राइस बढ़ता है ना मेरा, क्यों टेंशन लेना करके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए। तो ऐसे बोगस इनवॉइस को बढ़ा के वो अपने सेल्स को बढ़ाते थे, नेट प्रॉफिट को बढ़ाते थे और डिविडेंड बांटा करते थे, और लोगों को लगता वाह क्या अच्छी कंपनी भैया चलो इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर। तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने ऐसी हरकतें की, मतलब क्या, कुछ जो इनवॉइसेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका इंपैक्ट दिया और ऑडिटर को समझ में भी नहीं आया ऐसे कैसे हो सकता है। तो उनके ऑडिटर्स को भी गले के फंदे बनाएगी कि जब वो इनवॉइसेस थे ही नहीं तो आपको दिखा नहीं क्या, जब इतने सारे इनवॉइसेस आ रहे हैं और इतने सारे डेटर्स में, और ये लोग है ना डेबिट एंट्री पर, मतलब क्या, जैसे देखो ये बोलते थे हमने क्रेडिट सेल किया, उनको क्रेडिट में हमने सर्विसेज दी, मतलब क्या एक तरफ पैसा नहीं है तो डेबिट में पड़ा है, हमारे असेट में भी पड़ा दिख रहा है वो अमाउंट, और यहाँ पे सेल भी इंक्रीज हो रहा है हमारा, मतलब विन विन सिचुएशन है ना, असेट भी बढ़ रहे हैं यहाँ पे और इधर हमारा इनवॉइस अपना प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और जब उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो जस्ट टू कॉम्पीट विद टीसीएस एंड इन्फोसिस, इसलिए मैंने वहां पे लिखा कि उसके जो टफ कॉम्पिटिटर्स थे ना उनके साथ कंपीट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। ऐसे होते हैं भैया, बहुत सारे फ्रॉड्स होते रहते हैं, मैं आपको बताऊंगा, फ्रॉड्स के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा ना, आप कल चल के ऑडिटर बनने वाले हो, आपको हर चीज की इन्फॉर्मेशन दे के जाऊंगा, चिंता मत करो। ऐसी आर्टिकलशिप में इतना मजा आएगा ना आपको ऑडिट करते वक्त, क्या बताऊं मैं आपको। देखो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, टीसीएस को लिख के रख दीजिए यहाँ पे, अपना क्या बोला मैंने, सत्यम को लिख दीजिए। फिर चौथी चीज क्या बोल रही है, द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट्स इज क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस। भैया घुमा फिरा के बात मत करना, जो भी बताओगे सीधा सीधा बता देना, सटीक तरीके से बता देना, क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस मतलब क्या, कोई ऐसा आसान सा व्यक्ति भी जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी वो बता सकता है। आपको बताए AS1 बोलता है ये चीज कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहने चाहिए वो रिलायबल रहने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल रहने चाहिए, क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस रहने चाहिए। आपने ये चीज पढ़ी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मेरे दोस्तों, पढ़िए कि नहीं पढ़िए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या गोल मटोल पूरा। चलो नेक्स्ट ध्यान रखो, इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट्स मतलब क्या, स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना हमारे, उसकी बात हो रही है भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंफॉर्मेशन कन्वे करने वाले वो क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए भैया, और कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, सामने वाले को बेवकूफ नहीं बनाना है, आपको क्लियर चीजें लिख देना है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, द फाइनेंशियल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमाउंट्स आर प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड इन कंफॉर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब क्या, अगर क्लोजिंग स्टॉक, अगर स्टॉक है तो आप उसको गुड्स रिटेन, ऐसा नहीं क्लोजिंग स्टॉक बोला है ना, शेड्यूल 3 में नाम क्लोजिंग स्टॉक लिया है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक के नाम से चुपचाप लिखना क्लोजिंग स्टॉक कितना बड़ा है, किस हिसाब से वैल्यूएशन किया, वो नोट्स में डिस्क्लोज कर देना एज पर AS2 के हिसाब से। मतलब क्या, हर चीज क्लियर क्लियर मेंशन करना। हाँ ध्यान रखो, हर चीज आपको क्या करना है मेरे बच्चों, क्लियरली क्लासिफाई। असेट है तो असेट क्लासिफाई करो, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी क्लासिफाई करो, कैपिटल है तो कैपिटल में क्लासिफाई करो, हर चीज क्लियर क्लियर करो, घुमा फिरा के ट्रांजैक्शन को मत करियो वरना बहुत फटके पड़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद, द स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर। ओ माय गॉड, मैं जो बोल रहा था मैं सही बोल रहा था, ट्रू एंड करेक्ट नहीं, ट्रू एंड फेयर पिक्चर। मतलब क्या, एक रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस देना चाहिए वो आपके स्टेटमेंट्स, ना कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस। मतलब क्या, कोई भी बंदा, भगवान श्री कृष्ण भी धरती पे आ जाए तो भी वो ट्रू एंड करेक्ट व्यू नहीं दे सकते, वो ट्रू एंड फेयर व्यू ही दे सकते हैं मेरे दोस्तों। समझ लीजिए बात को, समझ रहा है क्या? गुड। चलो मैं आपके लिए ना एक शॉर्ट फॉर्म बनाया हूं बच्चों, इसके लिए इसको लर्न भी तो रखना पड़ेगा ना, अब रिटेन करना है अपने को, तो यहां पे लिख के रखो। कहा गया रे? हाँ, FTI यहां पे लिखो। फिर अब फिट अकाउंट एंट्रीज इन कंपाइलेशन। ऑब्वियस सी बात है ना, कंपाइल करते करते आप अकाउंट एंट्रीज को फिट करोगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल सी चीज, ऑडिटर क्या करेगा, फिट करेगा अकाउंट एंट्रीज इन काय में, इन कंपाइलेशन में। मेरे दोस्तों देखो कितनी आसान है जिंदगी। अकाउंट से बच्चों देखो, ध्यान रखो, ये देखो, ये जो अकाउंट्स है ना, अकाउंट से सिंपल है। अकाउंट्स क्या कि अकाउंट्स जो बनाया, क्या वो एंट्रीज प्रॉपरली एंट्रीज को देख के बनाया क्या? अब जो एंट्रीज ली ना, क्या वो प्रॉपरली सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से ली क्या? अब तीसरी चीज क्या बोला, कंपाइलेशन करते वक्त मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, और जो चीज नहीं है वो चीज झूठी आनी नहीं चाहिए, छूटनी भी नहीं चाहिए, झूठनी भी नहीं चाहिए। मतलब क्या, छूट भी नहीं, मतलब छूटना भी नहीं और झूठना भी नहीं, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए और छूट भी नहीं चाहिए। समझ गया ना आपको? अरे समझ गया ना, छूटना भी नहीं और झूठ भी नहीं। छूट भी नहीं, झूठ भी नहीं। चलो ठीक है। उसके बाद फिट से, एफ से क्या है बच्चों कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली क्लासिफाइड। एफ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली क्या होनी चाहिए, क्लासिफाइड होने चाहिए, डिस्क्लोज उसको प्रॉपरली करना है। आई से क्या है मेरे बच्चों, इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस होनी चाहिए। उसके बाद टी से क्या है कि वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर देना चाहिए, जो स्टेटमेंट्स है ना वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर देना चाहिए, ट्रू एंड करेक्ट नहीं बोलना है आपको, ट्रू एंड फेयर बोलना है मेरे दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से घूर लीजिए मेरे यारो, इसको एकदम प्रॉपरली घूरो लो, मैं आपको टाइम देता हूं, एब्जॉर्ब करो चीजों को। आपका ऑडिट यहीं पे लर्न हो जाना चाहिए ये 2 घंटों के अंदर अंदर, बाकी हमको पढ़ना ही नहीं है ऑडिट। चलो पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? देखो
अभी तक हमने कितना देखा है, केवल इतना देखा है, पूरा आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। अब आपको स्क्रीन के ऊपर देख के मेरे साथ बोलना है बच्चों, देख के बोलिएगा, कोई अपने दिमाग को जबरदस्ती स्ट्रेस मत दीजिए, आराम से देखिए उसको। क्या बोला मैंने, ऑडिट की डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट? ऑडिट इज एन व्हाट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किस चीज का, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, कौन से इसका, एंटरप्राइज का, कौन से एंटिटी का, ऐसी एंटिटी जो क्या होंगी, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल स्ट्रक्चर, व्हेन सच एन इंफॉर्मेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन। फिर से सब लोग देख के बोलिएंगे बच्चों, क्लियर, वन शॉट में, 1 2 3 go. An audit is an independent examination of financial information of किसका, of entity का, whether profit oriented or not and irrespective of its size and legal structure. When such an information, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. फिर उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि एक पर्सन जब क्या, एक पर्सन को कौन से स्टेप्स लेना चाहिए जब वो क्या हो रहा है, जब वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक कर रहा है या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर रहा है, ताकि क्या वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसको मिसलीड ना करे करके। तो कितनी टोटल स्टेप्स है बच्चों, 6 स्टेप्स है। पहला क्या, आपको शॉर्ट फॉर्म क्या है, फिट अकाउंट एंट्रीज इन कंपाइलेशन, शॉर्ट फॉर्म बोलिएगा फिट अकाउंट एंट्रीज इन कंपाइलेशन। क्या बोलना है आपको शॉर्ट फॉर्म बच्चों, स्क्रीन पे देखते रहिएगा, मैजिक बोर्ड पे हमको देखते रहना है कंटिन्यूस। हाँ, फिट अकाउंट एंट्रीज इन कंपाइलेशन, फिट अकाउंट एंट्रीज इन कंपाइलेशन। सबसे पहला क्या है कि जो अकाउंट्स बनाए वो प्रॉपर एंट्रीज से बनाया क्या, फिर जो एंट्रीज लिया क्या वो प्रॉपरली, उसके पीछे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है क्या, एविडेंस है क्या उसके पीछे, वो चीज बोल रहा है वो। और तीसरा क्या बोला कि जब आप कंपाइलेशन कर रहे हो ना, तो कोई एंट्रीज झूठनी नहीं चाहिए और कोई एंट्रीज झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपके एंट्रीज में झूठ नहीं होना चाहिए। फिर क्या बोला कि कोई भी फिट से, एफ से क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स टू प्रॉपरली क्लासिफाई, डिस्क्राइब और डिस्क्लोज होना चाहिए इन कंफर्मेशन विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन कंफर्मेशन विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वो क्या होना चाहिए बच्चों, वो प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद आई से क्या था कि जो इंफॉर्मेशन दिया वो क्या क्लियर है और अनएम्बिगुअस है क्या, और फिर टी से क्या है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर, मतलब क्या, जो स्टेटमेंट दिया वो सही होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, गलत गलत झुट्टू झुट्टू नहीं बोलना है, आपको सच हमेशा बोलते रहना है। हम जीते हैं सच के लिए और मरेंगे ही सच के साथ। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पेज नंबर 1.4 पे आओ, टाइप्स ऑफ ऑडिट पे, टाइप्स ऑफ ऑडिट पे आ जाइए, पेज नंबर 1.4 मेरे दोस्तों। चलो टाइप्स ऑफ ऑडिट पे बच्चों, क्या ये ऑडिट कराना कंपलसरी होता है क्या? तो मैं बता दूं, ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन कुछ एंटिटीज को कंपलसरी होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, एज पर कंपनीज एक्ट आप कोई भी कंपनी बनाओ तो आपको ऑडिट करना कंपलसरी होता है। दूसरे बैंक्स को ऑडिट कराना कंपलसरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पब्लिक इंटरेस्ट है वो बैंक में। आप सोचिए ना, कोई बैंक का ऑडिट नहीं हुआ तो कितना, ये जो नीरव मोदी और ये जो कांड होते हैं ना, वो पता ही नहीं चलता, वो बाहर ही नहीं निकलते कभी। क्यों? क्योंकि बैंक का ऑडिट होना चाहिए। बैंक का ऑडिट होगा क्योंकि लोगों का पैसा लगा है ना यार, इतना सारा पैसा अपना डिपॉजिट होता है यहाँ पे बैंकों में। बैंक में सोचो ना आप, कितने अरबों और कितने लोगों का पैसा डिपॉजिट हुआ है बैंक में। तो आप ही सोचिए मेरे दोस्तों क्या, कि बैंक का, वैसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कराना जरूरी होता है। तो चलिए, लॉ के 2 टाइप्स, ऑडिट के 2 टाइप्स होते हैं। कौन से? एक तो ऑडिट अंडर लॉ और दूसरा वॉलंटरी कैटेगरी। वॉलंटरी मतलब खुद से, आपको खुद से मस्ती है तो आप ऑडिट करा सकते हो। मतलब क्या, यहाँ पे खुद से पता होगा आपको, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन, इसको रीड कर रहा हूं मैं, जस्ट फॉर अ रीडिंग मैंने ये चीज लिया और कुछ नहीं। इसको एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपसे, और पूछ भी लिया तो आप मन से वहां पे डाल के आ सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर अंडर द लॉ, ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर ऑडिट अंडर द लॉ आर फॉर फॉलोइंग: कंपनीज गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट, बैंकिंग कंपनीज, अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज आर रिक्वायर्ड बाय रेगुलेटर्स एंड स्पेसिफिक एक्ट। जैसे LIC एक्ट बोलता है, जैसे LIC एक्ट बोलता है मेरे बच्चों की, IRDA एक्ट बोलता है कि सारे इंश्योरेंस कंपनी को, क्या बोल रहा हूं मैं, ऑल इंश्योरेंस कंपनी को उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना
पड़ेगा। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे क्या बच्चों, वैसे सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि उनको भी ऑडिट कराना पड़ेगा। और दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है, वॉलंटरी कैटेगरी। वॉलंटरी कैटेगरी मतलब क्या, लॉ ने आपको नहीं बोला है, लॉ ने आपको नहीं बोला है ऑडिट कराना कि नहीं कराना, लेकिन आपको खुद से मस्ती है कि नहीं नहीं हम तो ऑडिट कराएंगे करके। अब आप लोग ऑडिट क्यों करा सकते हो, मान लीजिए, देखिए क्या बोला मैंने, यहाँ पे आ जाओ, आपको बुक्स बढ़िया एक नंबर चार्ट वार्ड बनाएंगे ना पूरे इसके, आ जाओ चार्ट वार्ड बनाना चालू करते हैं हम लोग। देखो ऑडिट, ऑडिट के दो टाइप्स हो सकते हैं मेरे बच्चों, ऑडिट के दो टाइप्स हो सकते हैं। एक होता है वॉलेंटरी कैटेगरी, दूसरा आता है ऑडिट अंडर लॉ करके। लॉ की कैटेगरी में कंपनीज आती है जनरली, और दूसरे जो आते हैं वो कौन होते हैं मेरे बच्चों, बैंक्स होते हैं। वहां पे क्या लिखा है, कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013 करके, मतलब फॉरेन कंपनी को ऑडिट कराना जरूरी है क्या, तो फॉरेन कंपनी को ऑडिट कराना बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाऊं मैं, वॉलंटरी कैटेगरी की बात करता हूं मैं। सीधा सिंपल सवाल है, वॉलंटरी कैटेगरी में अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वो मेरे दोस्तों, अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो आखिर वो अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, जो इस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो इस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो उनको क्यों ऑडिट कराएगा, वो इनको ऑडिट क्यों कराए, ये सवाल उठता है कि ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और उसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, आखिर वो उसको क्यों ऑडिट कराए। तो आपको मुझे बताना होगा कि क्यों उसने ऑडिट कराना चाहिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, फटाफट बताइए। क्या एडवांटेजेस होता है, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकता है, आपको बताना होगा। ट्रस्ट हो सकता है, फिर स्कूल्स हो सकती है। तो ऑडिट इनको भी क्यों आवश्यकता हो सकती है, तो सबसे पहला रीजन बच्चों, सबसे पहला रीजन जो कॉमन रीजन हो सकता है कि जब इनको लोन लेना हो मेरे दोस्तों, जब आपको क्या लेना हो, जब आपको लोन लेना हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या बोल सकता हूं मैं, ऐसे सिचुएशन में मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि आपको क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, पहला क्या है, जब ये ऑर्गेनाइजेशन को लोन चाहिए ना, तो बैंक्स इनको बोलते हैं कि आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाके देना होगा। क्यों लाके देना होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करके सर्टिफाई करके देंगी कि हाँ ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ये बराबर है करके, तो हमको इंडिपेंडेंट अथॉरिटी पे विश्वास रहेगा, हमको आपके ऊपर विश्वास नहीं रहेगा। ये पहली चीज हो सकती है। दूसरी चीज क्या हो सकती है मेरे दोस्तों, दूसरी चीज ऐसी भी हो सकती है ना कि मान लीजिए पार्टनरशिप फॉर्म में 4-5 पार्टनर्स है, ठीक है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म है मेरे दोस्तों, पार्टनरशिप फॉर्म है, तो इसके पार्टनर्स होंगे, इसके क्या होंगे, इसके पार्टनर्स होंगे। मान लीजिए इसके 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब ये पार्टनर्स के बीच में मेरे दोस्तों, पार्टनर्स के बीच में हो जाती है झगड़ा, पार्टनर्स के बीच में हो जाता है क्या, झगड़ा। अब ये होना चाहते हैं सबसे अलग, सबसे ज्यादा, मतलब ये होना चाहते हैं अलग अलग, ये होना चाहता है इंडिपेंडेंट। अब इनको पार्टनरशिप फॉर्म को खत्म करना है। ऐसे सिचुएशन में आपने ये चीज पढ़ा है ना, आपने ये चीज पढ़ा है, अगर पार्टनरशिप फॉर्म यहां तक के, तो यहां तक के प्रॉफिट और उसके यहां तक के उसके जितना भी प्रॉफिट होगा और जितना भी लॉस होगा वो सारे पार्टनर्स का होगा, ए बी सी डी का। और इसके बाद अगर मान लीजिए ए और बी ही कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो उसके बाद का प्रॉफिट ए और बी का होगा। लेकिन अब मेरे दोस्तों यहां तक का जो कैलकुलेशन होगा ना, यहां तक का कैलकुलेशन वो करेगा कौन, तो वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जब कैलकुलेशन करेगा तभी भरोसा होगा। मान लीजिए वो कैलकुलेशन अगर ए करता है, मान लीजिए वो कैलकुलेशन ए करता है, तो मुझे एक बात बताओ, बाकी पार्टनर्स एग्री होंगे क्या? ऑब्वियसली नॉट। कम ऑन गाइस, ये झगड़ा ही तो उस चीज का हुआ है ना कि हमको उनके ऊपर विश्वास नहीं रह गया, विश्वासघात किया है उन लोगों ने। तो ऐसे सिचुएशन में हमको एक ऐसा इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए जो अपना ओपिनियन दे, किसी के ऊपर बेस्ड होके नहीं दे। मान लीजिए हम एक पर्सन को बुलाते हैं, जो मिस्टर ए का है ना फ्रेंड है,
तो हम इसको इंडिपेंडेंट बोल पाएंगे क्या? तो हम बोलेंगे आप इंडिपेंडेंट नहीं हो भैया, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, क्योंकि आपका ओपिनियन फेवरेबल हो सकता है कोई भी एक पर्सन से, जो मिस्टर ए है ना, उससे रिलेटेड आपका ओपिनियन फेवरेबल हो सकता है। समझ रहे हो क्या बच्चों? समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ता जाए, आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, ये चीज लोन के लिए। अब हम मान लीजिए मेरे बच्चों, ऐसा भी तो हो सकता है, ग्रांट्स, आपको पता है बच्चों, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम है ना बहुत सारे बेनिफिट्स देती रहती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे आपने सुना होगा ना वो अपना प्रधानमंत्री ये योजना, प्रधानमंत्री वो योजना, अभी तो कितने सारे इकोनॉमिक पैकेज आए हैं, आपको तो पता ही होगा, बहुत सारे इकोनॉमिक पैकेज आए अभी। तो मुझे एक बात बताना, तो ऑब्वियस सी बात है ना बच्चों, ये कि क्या ऑब्वियस सी बात है कि ये जब ग्रांट्स देंगी, कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सही में ग्रांट्स की जरूरत है कि नहीं है। ग्रांट्स मतलब डोनेशन, ग्रांट्स मतलब एक ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट देती है, जो गवर्नमेंट देती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो रन कर सके, ताकि अपने ऑर्गेनाइजेशन का भला हो, उनके ऑर्गेनाइजेशन चले। मेक इन इंडिया को बिलीव कराने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ग्रांट्स और लोन्स बांटे मेरे दोस्तों। लोन्स का पैसा तो रीपेबल होता है, लेकिन अगर मुझे कोई लोन देना है कम इंटरेस्ट रेट पे टू सपोर्ट दैट पर्टिकुलर बिजनेस, तो ऐसे सिचुएशन में तब भी मैं ऑडिटेड बैलेंस शीट मांगूंगा, तब भी मैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगूंगा। तो जब भी कोई ग्रांट या बेनिफिट देना चाहेंगी गवर्नमेंट, तो हमेशा हमेशा ऑडिटेड, हमेशा हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी, जो एक आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई करा के देगा कि हाँ ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है बिल्कुल सही है, ये ऑर्गेनाइजेशन को लोन की जरूरत है, या ये ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट की जरूरत है गवर्नमेंट से, तो उनको भी वो प्रकार से करा के देंगी मेरे बच्चों। समझ रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, फिर बच्चों, फिर ये तो गवर्नमेंट ने दिया, अब बहुत सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस आपको टैक्सेस का बेनिफिट देती है। आपको पता है अपना जो ये अपना नागपुर में जो बर्डी एक इलाका है, बर्डी मतलब बेसिकली कुछ नहीं, जो बाकी लोग हैं जो बाहर वाले हैं नागपुर के, बर्डी मतलब एक ऐसा इलाका है, मार्केट प्लेस है बेसिकली। तो मार्केट प्लेस पे मान लीजिए अगर कोई दुकान है, अपनी कोई दुकान है, मान लीजिए फैशन वर्ल्ड करके वहां पे एक शॉप है। ठीक है, अब वो फैशन वर्ल्ड का जो होर्डिंग लगा है ना, तो एनएमसी एडवर्टीजमेंट टैक्स लेती है 4,000 रुपए पर महीने का, वो होर्डिंग का, सिर्फ वो होर्डिंग का। वो ग्राउंड रेंट और बिल्डिंग रेंट तो अलग रहती है, वो तो है ही है, और उसके अलावा भी ऐसे टैक्सेस लेती है। अब मान लीजिए कोई यहाँ पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आती है जो एक्चुअली जनरल बेनिफिट ऑफ द पीपल के लिए है, तो एनएमसी उनको क्या बोलती है, ठीक है यार आप हमको टैक्सेस मत दो, आपने जो ये बोर्ड लगाया ना, केवल आपने इस चीज के लिए लगाया कि लोग आपको नोटिस करें, लोग आपके पास आ सके करके, इसीलिए आपने वो लगाया करके, तो एक काम करो आप हमको मैं टैक्सेस मत दो। तो ऐसे सिचुएशन में ये वो टैक्सेस माफ किया। अब वो एक्चुअली वो जो है, अब वो जो एंटिटी जिनको मैंने बेनिफिट, जिनको एनएमसी ने बेनिफिट दिया, वो एक्चुअली उसके पर्पस के लिए, वो उसके पर्पस वाले काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन पे भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनसे उनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मंगा सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवा सकती है कि आओ भैया बताओ हमको तुमने साल भर में क्या क्या किया करके, एक सर्टिफिकेशन ला के दो करके हमको। तो ये होते हैं वॉलेंट्री कैटेगरी के ऑडिट होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलो आओ आपको यहाँ पे बताता हूं मैं। voluntary categories are the audit of proprietary entities, oh my god, proprietary entities, partnership firms, Hindu undivided families etc. मतलब बेसिकली ऊपर को छोड़ के सारे के सारे नीचे आ जाएंगे। There is no basic legal requirements of the audit but many such enterprises as a matter of internal rules required audit. Internal rules मतलब क्या, खुद के satisfaction के लिए मेरे दोस्तों वो लोग कर सकते हैं क्या, for their own satisfaction वो audit करवा सकते हैं, ताकि हमारी जो एंटरप्राइज प्रॉपरली चल रही है वो चल रही है कि नहीं चल रही है। आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं बच्चों, जो मेरे साथ हुआ था, जो ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप मुझे ये एक्सपीरियंस लेने मिला, इसलिए मैं आपको ये चीज शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ। ठीक है, चलिए देखो, मेरा है ना बच्चों, मेरा एक क्लाइंट है, नाम नहीं लूंगा, आपको पहले ही बताया प्रोफेशनल एथिक्स मुझे परमिट नहीं करता है क्लाइंट का नाम लेने के लिए। ये ना मेरा एक क्लाइंट है, ये क्लाइंट की ना एक ब्रांच है। ठीक है, और वो ब्रांच है बच्चों कहां पे, कोलकाता में। कोलकाता में उसकी ब्रांच है। इसका है ना ईट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है।
जो अपने ईंटें नहीं बनती क्या, ब्रिक्स, ब्रिक्स बोलते हैं, ईंट मैन्युफैक्चरिंग ना, ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, और उसकी जो एक शॉप है ना वो कोलकाता में भी है मेरे बच्चों। ईंट का रेट क्या होता है, 5 या 6 रुपए एक ईंट का मिलता है यहाँ पे अपने को, है ना। तो मैं आपको बताऊँ क्या क्या हुआ कि ये इसको है ना, ये मतलब साल भर में ऐसे लाखों लाखों ईंट बेचता है, एकदम बहुत भयंकर काम है इसका, तो एकदम बहुत अच्छा, मतलब मैंने इसको छोटे से देखा और एकदम बड़ा होते हुए भी देखा हो, तो इसलिए मुझे पता है कि इसने बहुत हार्ड वर्क किया है, इसलिए आज जाके इसका इतना बड़ा बिजनेस हुआ है, ठीक है। तो एक बार उसके मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह आए थे, हम सब लोग चेक वेक कर रहे थे, तो हमारे मतलब जब जो भी हम प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं ना, जो भी अकाउंटेंट को मैंने ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिया था कि तू वो ब्रांच की अकाउंटिंग अलग करना और अपने इसकी अकाउंटिंग अलग करना, बाद में हम लोग उसको मर्ज कर लेंगे, बाद में हम लोग उसको कंपाइल कर लेंगे, बहुत आसान रहेगा वो कंपाइलेशन, मेरे को पता है कैसे करते हैं, तो मैं एकदम आसानी से करवा दूंगा कंपाइलेशन। वो चिड़चिड़ भी कर रहा था, नहीं यार ये अलग वो अलग, मैं बोला अरे भाई तू रुक, तो मैं कुछ, मेरे को कुछ नॉलेज होगा तभी मैं तुमको बता रहा हूं ना। तो जब हमने वो किया तो देखो यहां पे जो सेल्स था ना, यहां पे इसने बेचा 1 करोड़ ईंटें बेची, इसने क्या बोला मैंने, इसने 1 करोड़ ईंटें बेची थी। यहां पे इसने, मैं आपको बताऊं बच्चों, 50 लाख ईंटें बेची थी। आप चालू हो गए होंगे, आपके माइंड में कैलकुलेशन है ना, बीइंग अ सीए स्टूडेंट अपने इसमें वो चल जाता है, 1 करोड़ इंटू 5 मतलब 5 करोड़ की, यहाँ पे बेचा वहां पे बेचा, ये सब चीजें मत करना अभी, ठीक है। 1 करोड़ की इसका जो प्रॉफिट था ना बच्चों, इसका यहाँ पे मैं आपको नोशनल प्रॉफिट बता रहा हूँ, यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट था ना ये 10 लाख रुपए का था यहाँ पे, और यहाँ पे जो प्रॉफिट था ना वो 2 लाख रुपए का था। आपको लगता नहीं क्या बच्चों, गैप आधे से हुआ है लेकिन इसका प्रॉफिट बहुत अच्छे खासे मार्जिन से घुस गया है, देखो ना, बहुत अच्छे खासे मार्जिन से घुस गया। इसका वो भी जो प्रॉफिट निकला ना, वो तो क्लोजिंग स्टॉक को अगर मैं डिडक्ट कर दूंगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी डाल के रखा हूं ना, तो भी यहाँ पे जो ब्रिक यहाँ पे 5 रुपए में बिक रही थी, यहाँ पे वो ब्रिक 3 रुपए में बिक रही थी, लेकिन उसका जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोलो, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसको लगता है यहाँ से, और यहाँ पे जो उसको एम्प्लॉय का कॉस्ट रखो या बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगता है वो ज्यादा रखता है, क्योंकि इसकी बिल्डिंग जो है वो रेंट पे है मेरे बच्चों, और यहाँ पे इसके खुद की बिल्डिंग है। तो ये अगर वो ऑडिट नहीं करता तो इसको पता ही नहीं चलता, वो क्या देखता था, अच्छा मैं 12 लाख रुपए कमा रहा हूं ना साल भर के, बस मेरे को क्या है अपना मस्तब है कि 12 लाख रुपए छाप रहा हूं करके। लेकिन जब उसने ऑडिट किया मेरे दरमियान, जब उसने ऑडिट किया मेरे दोस्तों, तो उसको पता चला कि हाँ कुछ तो भी घपला है करके। मैंने उसको बताया देखो भैया ये घपला है करके, आपके इसमें ऐसी सिचुएशन हो रहा है कि मतलब क्या, आपको अगर मैं सही बात में बताऊं तो उधर से आप कुछ कमा ही रहे हो, आपको पुरा नहीं रहा है। तो उसने इमीडिएटली क्या बोला मैंने, उसने इमीडिएटली ये वाले ऑपरेशंस को क्लोज कर दिया मेरे बच्चों, क्योंकि भाई मेहनत करने उसको पूरा ही नहीं रहता ना, वहां पे भी मेंटेन करो ये भी, उससे अच्छा यहाँ पे और मैं ग्रो करूंगा, यहाँ पे और ध्यान दूंगा। तो मान लीजिए 1 करोड़ की यहाँ पे अगर 1.20 करोड़ भी उसने ब्रिक्स बेचना चालू कर दिया तो उसका धंधा अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। और उसने यही किया, यही पे फोकस किया और यही किया, और अब वो एक और जगह डाल रहा है। लेकिन मैंने उसको वही बोला पूरे प्रोज एंड कॉन्स देख के ही डालना भाई, नहीं तो फिर जैसे अब तब से मैं उसको थोड़ा ऐसे चिढ़ाते रहता हूँ, नहीं तो भैया वैसा कांड हो जाएगा करके, कोलकाता वाला कांड हो जाएगा करके, ऐसे हम लोग छेड़ते रहते हैं, मतलब मैं ऐसे चिढ़ाते रहता हूँ। क्लाइंट रिलेशनशिप है बट वो अपना अलग में एक थोड़ा पर्सनल भी डेवलप हो जाता है ओवर द टाइम, है ना। समझ रहा है क्या आपको? ये वाला एग्जाम्पल ध्यान में रखना, जो मैंने जितनी भी बातें की है ना आपसे पूरे अच्छे से ध्यान में रखना, कहीं ना कहीं क्रॉस में लाने वाला हूं मैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हुई ना मेरे बच्चों, तो ये ऑडिट के दरमियान मदद करेंगी उसको बताने में कि भैया तुमको ये बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तुमको अलग अलग हो जाना चाहिए, जो भी है वैसे सिचुएशन में। चलो आ जाओ, तो ये इंटरनल रूल्स का हुआ। Some may be required to get their accounts audited on the directives by government, for the various purposes like sanction of grants, loans, etc. But the important motive for getting accounts audited lies in the advantages that follow from an independent professional auditor. हमेशा ध्यान रखना, ऑडिट कैसे कराओ तो ऐसे से कराओ जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हो। मान लो मेरे चाचा की कंपनी है, मेरे चाचा की कंपनी का ऑडिट मैं कर रहा हूं या मेरे पापा कर रहे हैं, तो हम काहे का इंडिपेंडेंट देंगे भैया ऑडिट? हमको पता है कि वो बंदे की रिक्वायरमेंट है, उसको लोन लेना है, तो हम ऐसा ऑडिट करेंगे कि उसको लोन मिल जाए मेरे बच्चों। समझ रहा है क्या? है ना। तो हमेशा इंडिपेंडेंट से कराओ, कोई भी वे में वो हमारा जो इंडिपेंडेंट पर्सन है वो हमारे साथ रिलेटिव नहीं होना चाहिए। उसके बाद दिस इज परहैप्स द रीजन व्हाई लार्ज नंबर ऑफ द प्रोप्राइटरी एंड द पार्टनरशिप फर्म्स गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड एंड द गवर्नमेंट कंपनीज हैव सम स्पेशल फीचर्स व्हिच मे बी सीन लेटर। हाँ, गवर्नमेंट ऑडिट करके आपको एक सेपरेट चैप्टर है,
इसलिए वहां पे वैसा लिख दिया गया है, ठीक है। सेपरेट चैप्टर है, पूरा पूरा अलग अलग चैप्टर है बच्चों आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद, अ स्पेशल रेफरेंस इज नेसेसरी फॉर नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स, स्कूल्स लॉल, स्कूल्स अ बिग लॉल। वैसे ये स्कूल्स जो बात कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे हैं, जो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए होती है, हमारे जैसे प्राइवेट स्कूल्स नहीं जिनका काम ही है कि पैसे ऐड ना करके, उनके लिए नहीं होती है ये, ठीक है। चलो, स्कूल्स, क्लब्स एंड हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। क्लब्स मतलब एक ही क्लब नहीं होता है, जिंदगी में बहुत सारे क्लब्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें जिम्स वगैरह होंगे, उसको भी क्लब में काउंट होंगे। ये वाला भी तो क्लब होता ही है, ड्रिंकिंग वाला भी क्लब होता ही है मेरे बच्चों। आप लोग बड़े हो चुके, आपको आपके साथ बात करने में कोई शर्म नहीं है, सब आप मेरे से ज्यादा तो आपको पता होता है साल आजकल, हाँ और क्या। तो हाँ चलो नेक्स्ट इसके बाद, मोस्ट ऑफ दीज हैव सम इंटरनल रूल्स टू गवर्न देयर अफेयर्स। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट, देखो क्या हो रहा है, ये क्लब्स में गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है, गवर्नमेंट जो है ना उनका पैसा लगा है ये क्लब्स में, हॉस्पिटल्स में, क्लब्स बोलो, हॉस्पिटल्स बोलो, स्कूल्स में। तो ये प्रॉपरली फंक्शन कर रहे कि नहीं कर रहे, ये कराएगा कौन, ये गवर्नमेंट को पता करना है ना। तो गवर्नमेंट बोलेंगे हम लोग ऑडिट कराएंगे करके, तो गवर्नमेंट का बोलती है हम ये वाले इंस्टीट्यूशन का ऑडिट कराएंगे, ये वाले पर्टिकुलर एंटिटीज का ऑडिट कराएंगे। आपको पता है बच्चों, जो आम्बेडकर कॉलेज है ना, आम्बेडकर कॉलेज बोलो, फिर अपना जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं ना, इनका भी हर साल ऑडिट होता है। आपको तो पता है कितने हलाल लोग होते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में बहुत हलाल लोग होते हैं कि वो हलाल लोग प्रॉपरली काम कर रहे हैं। देखो हर एक इंस्टीट्यूशन में हलाल लोग नहीं होते मेरे बच्चा, हर एक नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत आप मत सोचना कि मैंने अगर बोल दिया तो ऐसा किसे बोल दिया सर, ऐसा नहीं है बच्चों। मैं यहाँ पे आम्बेडकर कॉलेज की भी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल इसकी बात कर रहा हूँ कि आप मोस्टली आप देखते हो यार गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लोग आलसी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कुछ उतनी सिद्देदारी से निभाते हैं। मैं आपको बताऊँ क्या, मैं एक SBI का ऑडिट करने गया था बच्चों, और वो ब्रांच मैनेजर में बाय गॉड, मतलब उतने वो बंदे जैसा डेडिकेशन मैंने कहीं देखा ही नहीं। मतलब एक पैसा बाहर का खाता नहीं, मतलब कुछ नहीं, उसका एकदम क्लियर कट, हाँ भैया अगर तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे सही लगते हैं, वो ब्रांच को सही लगते हैं तो ही मैं दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा करके। मेरे को कोई लेना देना नहीं तुमको कितने बड़े इसका, अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से ऑडिट नहीं हुआ है और कुछ तो भी घपला है करके, तो मैं नहीं दूंगा। वो खुद जाता है साइट विजिट करने के लिए, पर्सनल विजिट अगर कोई ब्रांच मैनेजर देना है बहुत बड़ी बात है, वो भी हेड ऑफिस लेवल का ब्रांच मैनेजर, और क्या चाहिए भैया, उसकी इनकम, उसकी सैलरी बच्चा कितनी होती है आपको क्या पता, 5-6 लाख रुपए मिनिमम छापते हैं वो लोग, और वैसे सिचुएशन में वो जाके करता है, यही तो एक काम का जज्बा है उनके अंदर। नेक्स्ट उसके बाद मैं बात करूंगा, चलो बच्चों अच्छे से ध्यान दीजिएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। चलो, most of these have some internal rules regarding the govern of the affairs and generally have a provision about requirement of audit is inserted. Next, activity in the nature of business is not altogether ruled out in the club, as may sell what drinks, may sell drinks, eatables to the members, guests or schools have endowed agricultural property to yield income. What makes them distinct is the absence of the question of division of profit. Any surplus which may arise can be used only for achieving objectives of the institution. Educational institution, hospitals, association, irrespective of their internal rules, get their audits, accounts audited because most of them enjoy government and municipal grants. Generally, for this purpose, audit of accounts is insisted upon them. Next, आखिरी पैरा, Trust, however, stands on slightly different footing. This may be a public trust or a private trust. Tirupati Balaji Trust is a public trust. Shirdi Baba Trust is a public trust. ये सब public trust है, लेकिन प्राइवेट ट्रस्ट भी बहुत सारे प्राइवेट ट्रस्ट भी होते हैं मेरे बच्चा, ठीक है। ट्रस्ट कैन कैरी बिजनेस एज वेल, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे ट्रस्ट बिजनेस भी करते हैं। आपको बताऊंगा तिरुपति बालाजी ट्रस्ट में इनकी बहुत सारी लैंड्स है, बिल्डिंग्स है जो ये रेंट आउट करते हैं। ये आपको पता है ना, लड्डू, आप तिरुपति बालाजी गए होंगे तो वहां पे आपको लड्डू मिलते हैं, 8-8 रुपए 9-9 रुपए का वो लड्डू होता है, उसकी कॉस्ट हार्डली 6 रुपए होंगे यार, तो उसको 9 रुपए में भी बेचा तो 3 रुपए पर लड्डू तो प्रॉफिट मिला ना उनको। तो ये इनके बहुत सारे बिजनेसेस भी होते हैं, वो बिजनेस की कैटेगरी में आएगा बच्चों, दान धर्म नहीं होता है। फ्री में अगर वो चीज बात जाती है तो मैं बोलता बिजनेस नहीं है, लेकिन उसके लिए 1 रुपया भी चार्ज किया तो वो बिजनेस के कैटेगरी में आता है। आपने एनीथिंग, इवन इफ अ पेनी आपने चार्ज कर लिया किसी कस्टमर से, तो आप बोलोगे मैंने बिजनेस किया करके, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद, Trusts generally have two classes of beneficiary: tenants for life and the remainders. Persons to whom the accounts are supreme importance are often widows and minors. Obvious सी बात है बच्चों, ध्यान रखो, आपको पता है क्या, आपको ध्यान रखिएगा ये चीज, अगर कोई बिजनेस, मान लीजिए मिस्टर बिजनेस है ना, ये देखो मैं मिस्टर क्या बोल रहा हूँ,
मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ये बिजनेस को रन कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हो जाता है, ए की डेथ हो जाती है, ए बादलों में फना हो जाते हैं, ए बादलों में क्या हो जाते हैं बच्चों, फना हो जाते हैं, मतलब डेथ हो जाती है उनकी। मेरे दोस्तों ए की डेथ हुई तो यहाँ पे जो ए की रिप्रेजेंटेटिव थी ना मिसेस ए करके जो ए की रिप्रेजेंटेटिव थी ना मेरे दोस्तों, उसका राइट आ जाता है। मान लीजिए इसके बाल है ना रेड कलर के, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में वो उसको रिप्लेस कर लेती है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो पार्टनरशिप फॉर्म यहाँ तक चला रही थी मिस्टर ए के डेथ तक, ए के डेथ तक कि जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो किसके बीच में बटेंगे, ए मिसेस ए एंड बी के। उसके बाद अगर ए कंटिन्यू करता है, उस चीज को कंटिन्यू करता है, तो ऐसे सिचुएशन में ए को ही वो प्रॉफिट्स मिलेंगे। लेकिन यहां तक का शेयर इन गुडविल आपने पढ़ी है ये सब चीजें अकाउंट्स में, मुझे पता है, तो वो भी आपको देना होगा, मिसेस ए को देना होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीजों के लिए भी ऑडिट जरूरी होता है। कभी कभार माइनर भी मेंबर्स बनते हैं। अब माइनर को तो क्या तो अकल होती है, 18 साल के नीचे बेचारे को क्या तो अकल है अभी तक, अभी जस्ट जन्म तो लिया है, कमर्शियल लाइफ में जस्ट उसका जन्म हुआ है अभी तो ऐसे सिचुएशन में मैं बोलूंगा कि उसको भी ऑडिट की जरूरत पड़ती है। वो भी बोलता है कि भैया ऑडिट कराओ और मुझे मेरा हिस्सा अगर कुछ होगा तो वो दे देना करके। हु कैनॉट क्या बोला, क्रिटिसाइज अकाउंट्स इन एनी इफेक्टिव मैनर। द ऑडिट ऑफ द ट्रस्ट एक्सेप्ट फॉर द पब्लिक ट्रस्ट इज नॉट कंपल्सरी, मतलब प्राइवेट ट्रस्ट की बात कर रहा है। दो ऑडिट ऑफ प्राइवेट ट्रस्ट इज नॉट कंपल्सरी, मोस्ट ऑफ द ट्रस्ट डीड कंटेन अ क्लॉज ऑफ द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स करके। प्राइवेट ट्रस्टीज also recognize a advantage of audit in their own interest, and since the erroneous treatment in the accounts which might personally liable in any point of auditor। मतलब क्या, अगर कोई एरनियस ट्रीटमेंट हो जाती है जिससे वो कल्चर के लायबल हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में आज ही बच लो भैया उससे, ऐसा वो बोल रहे हैं मेरे दोस्तों। अब सर ये चीज़ें आती है क्या एग्जाम में, तो ये चीज़ें एग्जाम में नहीं आती। आप साइड में इसको क्रॉस करके रख दीजिए। आज तक एग्जाम में लोगों के बुक्स में ही नहीं होता है, मैंने तो बुक्स में इंसर्ट किया, वही बहुत बड़ी बात है। मैंने चीज़ देखो बच्चों, ये सब बेसिक है, आपका ऑडिट का बेसिक बन रहा है यहाँ पे। मैं आपका फाउंडेशन तैयार करना चाहता हूँ, अभी एकदम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होना चाहिए हमारा ऑडिट। मेरे को हर चीज़ कवर करनी है। देखो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल और मेरी चीज़ को आप लोग साइड बाय साइड लिख के भी देख लेना। अगर इंस्टीट्यूट के बुक में वो चीज है और मेरे इसमें नहीं है, तो मेरे को एक फोन कर देना, मैं बता रहा हूं आपको, आपके पैसे रिफंड। हर चीज इंस्टीट्यूट की मेरे बुक में कवर्ड होने वाली है, पक्की सी बात है 100%। यहां तक कि मैं आपको बताऊं, हद तो तब हो गई जब मैंने ये चीज भी कवर किया। कौन सी? स्टैंडर्ड्स सेटिंग प्रोसेस। मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आते हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो कैसे बनाए जाते हैं। कोई नहीं पढ़ाता इंडिया में, कोई नहीं पढ़ाता। लोग ऐसे हम बुक को सूंघ के जाते हैं वैसे वो टॉपिक्स को, कुछ नहीं। और अरे लिखा ही नहीं रहता है, उनके तो टॉपिक में मेंशन नहीं है भैया, बता रहा हूं आपको। हर चीज पढ़ के जाएंगे, पूरा 100% पढ़ के जाएंगे। कोई भरोसा नहीं, एमसीक्यू है, कब इंस्टीट्यूट हमारी बजा डाले, कोई भरोसा नहीं है हमारा, है ना। चलो अब इसके लिए आपको पढ़ने के लिए मौका मैं दे नहीं सकता बच्चों, है ना। तो चलो अब हम लोग आएंगे सीधा एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या एडवांटेजेस है। और मैं बता दूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। लेकिन ये चीज चालू करने से पहले हमें ना एक बार पहले हमने क्या पढ़ा था, हम रिवाइज कर लेते एक बार। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले हमने देखा था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। क्या बोला था मैंने? ऑडिटिंग इज एन कैसी? ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी। एंटिटी क्या हो सकती है? प्रॉफिट, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल स्ट्रक्चर। when such an examination is conducted with a view to क्या? with a view to प्रेस एंड ओपिनियन देयर ऑन। तो ऐसे सिचुएशन में मैं बोलूंगा ये ऑडिट की आपकी डेफिनेशन हो गई। फिर एक स्टेप्स, एक ऑडिटर को क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए व्हाइल डूइंग एन ऑडिट, तो वो आपको बोलना होगा फिट अकाउंटिंग एंट्रीज इन कंपाइलेशन। एफ से क्या है मेरे बच्चों? जो फाइनेंशियल एंट्रीज है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमाउंट्स टू, उसमें प्रॉपर क्लासिफिकेशन में होना चाहिए। आई से क्या होना चाहिए? जो इंफॉर्मेशन है वो क्लियर और अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए। टी से क्या है? ट्रू एंड फेयर पिक्चर देना चाहिए फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी। फिर अकाउंट से क्या है? जो अकाउंट है ना, वो प्रॉपर्ली अकाउंट एंट्रीज से ली क्या? जो एंट्रीज की उसके पीछे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है क्या? और आखिर में क्या बच गया कि कंपाइलेशन करते वक्त कोई एंट्रीज छूटनी नहीं चाहिए और कोई एंट्रीज झूठी नहीं चाहिए, छूटी भी नहीं चाहिए, झूठी भी नहीं चाहिए, छूटी भी नहीं चाहिए, झूठी भी नहीं चाहिए। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था इस दुनिया में दो तरह के ऑडिट हो सकते हैं। कौन से वो दो तरह के ऑडिट है? दो तरह के ऑडिट कौन से?
लॉ के द्वारा और वॉलेंट्री, मतलब लॉ में बोला है कि आपको तो ऑडिट कराना ही पड़ेगा, तेरे को तो ऑडिट करना ही पड़ेगा, कम ऑन, तू हमसे बच के जा नहीं सकता। और दूसरा क्या हो सकता है, वो वॉलेंट्री हो सकता है, मतलब आपको खुद से मस्ती है तो भी आप कर सकते हो। मैंने आपको बताया खुद से कम मस्ती आ सकती है, तो वो भी बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ध्यान रखना, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है ये, मतलब क्या, जो हमारे प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है बच्चों, बोलना होगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, बैलेंस शीट आते हैं, नोट्स आते हैं, इनका हमको क्या कराना है, ऑडिट कराना है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इसका। पहला पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने में जा रहा हूँ बच्चों, आ जाओ, अच्छे से इसको मेंटेन करना। इसका ना थोड़ा सा भी मैं इसका टेम्पलेट चेंज कर रहा हूँ मैं। चलो आ जाओ, ध्यान देना इधर, अच्छे से ध्यान देना। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ डूइंग एन ऑडिट। सबसे पहला एडवांटेज मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मेरे बच्चा, ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चा, नहीं तो एक भी चीज इधर उधर हुई तो बस हो गया, खेल हो गया, फिर तो नजर हटी तो दुर्घटना घटी, समझ लेना। ये है बच्चों क्या, एज यूजुअल हमको पता है सर, कंपनी हमको पता है ना, कंपनी हमको पता है। मुझे एक बात बताओ बच्चा, मुझे एक बात बताओ, कंपनी को रन कौन करता है, मैनेजमेंट। कंपनी में पैसा फूकता कौन है, कंपनी की जान। देखो एक बात ध्यान रखना, कंपनी को चलाने वाला बड़ी ही क्या है, शरीर, मतलब कंपनी के मैनेजमेंट है, लेकिन उसको रन करने वाला कौन है, पैसा है, उसको पैसा रन करने वाला है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है मेरे दोस्तों। एक चीज को ध्यान में रख लेना, जो ये पैसा होगा ना, ये पैसा देगा कौन, ये पैसा देंगे मेंबर्स। कौन देगा बच्चों, मेंबर्स ये पैसा देंगे, जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स है ना वो ये पैसा देंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, जब एंड में जब फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे, मुझे एक बात बताओ, मैनेजमेंट क्या बोलेंगी कि ये देखो भैया हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स, मैनेजमेंट है ना अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, ये देखो ये है हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स करके। ये हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स है करके मैनेजमेंट ने बोला। मैनेजमेंट ने क्या बोला कि ये हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स है करके, देखो करके आ गए हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स करके। अब बताओ ये किसको दे दिया, मेंबर्स को दे दिया। किसको दिया मेरे बच्चों, मेंबर्स को दे दिया। और बोला इस साल नो डिविडेंड, इस साल नो डिविडेंड, क्योंकि हमने कमाया ही नहीं ना। आपने पैसा लगाया वो बात ठीक है, लेकिन क्या करें, अपन ने कमाया ही नहीं मेरे बच्चों, क्या करेंगे, हमने कमाया ही नहीं है, क्या करेंगे। तो बोला कि आपको नहीं दे सकते हम, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, डिविडेंड देना पॉसिबल ही नहीं है, क्या करेंगे हम लोग, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ऐसे सिचुएशन में मेंबर्स बोलते हैं हम कैसे यकीन कर ले कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये एकदम ट्रू है करके, ट्रू एंड फेयर है, हम कैसे यकीन करें। तो वो बोलते एक काम करो, मेंबर्स बोलते हैं हमको विश्वास नहीं होता कि ये चीज है करके, हमको विश्वास नहीं होता, मेरे को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है भैया मैनेजमेंट तुम्हारे ऊपर, मेरे को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है कि तुम सही रिपोर्ट दोगे करके, मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगता है करके कि तुम एकदम ट्रू रिपोर्ट दोगे करके, मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, हम लाते हैं एक ऐसे पर्सन को जो क्या हो बच्चों, जो क्या हो, आप लोगों ने पढ़ चुका है ना, सुबह ही तो आपको बताया, आने से पहले शुरुआत में यही तो बताया, एक पर्सन ऐसा जो होगा क्या, इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंटली इसको परफॉर्म करेगा और इस चीज को मेरे बच्चों क्या कर देगा, इस चीज को मेरे बच्चा क्या करेगा, वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स को क्या यकीन में ला देगा, क्या
क्या यकीन में ला देगा? क्या आपको मुझे बताना होगा क्या यकीन में ला देगा? क्या वो डेफिनेटली ला देगा और बोलेगा चलो अब तो हम विश्वास करते हैं वो ट्रू एंड फेयर भी हो जाएगा और वो रेडी टू एक्सेप्टेबल। ग्रीन मतलब यस वी आर गुड टू गो, मेंबर्स बोल रहे हैं वी आर गुड टू गो करके, हमको चलेगा करके, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है करके। मतलब क्या कि मैनेजमेंट, देखो कंपनी को चलाने वाला कोई और होता है और उसमें पैसा फूकने वाला कोई और होता है, तो वो जो पैसा फूकता है ना उसको चाहिए रिजल्ट और वो चाहता है कि इंडिपेंडेंट रिजल्ट मिले तो मुझे ज्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए वो बोलता है कि ऑडिट कराओ तो मुझे विश्वास हो जाएगा। पहला पॉइंट वही है, क्या चेक करते हैं, इट सेफगार्ड्स द फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसका? ऑफ पर्सन हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी वेदर दे आर पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स और बैंकर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहां पे मेरे बच्चा क्या यहाँ पे मेंबर्स हो सकता है क्या? इसके जगह मुझे बताओ यहाँ पे बैंकर्स हो सकते हैं क्या? एग्जैक्टली और अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो क्या पार्टनर्स हो सकते हैं क्या मेरे बच्चा? बिल्कुल हो सकता है। मतलब क्या ऐसा पर्सन जो भी पैसा देता है, ऐसा पर्सन जो पैसा देता है, ऐसा पर्सन जो पैसा देता है जो विच आर नॉट एसोसिएटेड विद द एंटिटी, उनके सेफगार्ड, उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट को, ये जो फाइनेंशियल, उनको इसके बदले में जो स्टेक मिला ना, उनको इसके बदले में जो स्टेक मिला ना, उनको इसके बदले में जो स्टेक मिला ना, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उनका वो एंटिटी में। ये जो स्टेक को हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उनका वो एंटिटी में, तो हम लोग बोलेंगे ऐसे सिचुएशन में क्या उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, बचा के रखने के लिए, नहीं भैया तुम्हारे साथ धोखाधड़ी नहीं होगी, वो चीज को प्रूव करने के लिए हम बोलेंगे यहाँ पे कि क्या हुआ कि एक जरूरी है ऑडिट कराना। बस यही है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की चीज, बाकी कुछ नहीं। पढ़ लीजिए एक बार। It safeguards the financial interest of a person who are not associated with the management of the entity, whether they are partners, shareholders, bankers, FI मतलब फाइनेंशियल, FI मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है, और पब्लिक एट लार्ज। पब्लिक एट लार्ज मतलब आप और हम जैसे मेंबर्स लोग जो एक दो शेयर्स खरीदते रहते हैं ना रिलायंस के, वो वाले लोग। समझ रहा है आपको? चलो नेक्स्ट जाऊं मैं, सेकंड पे आता हूं। सेकंड आपको बताता हूं मैं। देखो बच्चों क्या होता है कि जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऑडिट नहीं होगा तो आपके एम्प्लॉयज को कोई डर ही नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं, पर्सनल एग्जांपल लेके आपको बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है? मेरी है ना, मेरे यहाँ पे एक मेडिकल शॉप है। क्या बोला मैंने? मेरे यहाँ पे मेडिकल शॉप है। मेडिकल शॉप, ठीक है? उसमें है ना बच्चा एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज है, ठीक है? अब क्या होता है, सिंस मेरी ये जो मेडिकल शॉप है ये स्मॉल है, मतलब कि छोटी ऑर्गेनाइज, माना ऑडिट करा सकते हैं लेकिन यार कोई कराएगा नहीं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, जब तक उसको लॉ नहीं बोलता है, जब तक उसको रिक्वायरमेंट नहीं आती तो वो कराएगा नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता था, ये जो एम्प्लॉयज चलाते थे हमारे बहुत सालों के एम्प्लॉयज थे, तो ऐसे सिचुएशन में ये कोई भी ट्रांजैक्शन करते थे ना तो हमको पता ही नहीं चलता था। हम इनके भरोसे दुकान छोड़ के घर पे बैठते थे कभी कभार। जैसे मान लो गर्मी में दोपहर में बहुत ज्यादा गर्म होता है, ऑफिस वहां पे था, लेकिन देखो यार घर पे अगर खाना खाना है थोड़ी नींद वींद तो छूट ही जाती है, कूलर वूलर चलते रहता है, एसी वेसी चलते रहता है, नींद आई जाती है। हम सोचते हैं ठीक है ना यार, अपने भरोसेमंद एम्प्लॉय से रख देते हैं उनके पास, कोई बात नहीं है करके। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो ट्रांजैक्शन करते थे ना, ये खुद के जेब में पैसा खुद के जेब में रखते थे, दवाई हमारे इससे जाती थी, मेडिसिन हमारी जा रही थी और दवाई खुद के इससे रख रहे थे। मतलब बेसिकली मैं बताऊं तो ये लोग फ्रॉड कर रहे थे। समझा क्या? पैसा खुद के जेब में डाल रहे और दवाइयां मस्त बकाबक बेचे जा रहे। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, कभी एक जो पर्सन थे, जो भी मेरे रिलेटिव थे, उनको एक डाउट आया कि यार मैं दवाइयाँ लाता हूँ, इतना तो हम बेच नहीं रहे कि हमारे वो स्टॉक खाली हो जा रहे। पर्टिकुलर देखो कभी कभार कोई चीजें ना ऐसी ध्यान में रह जाती है कि मैंने वो चीज ला के रखी थी, अब वो चीज खत्म हो चुकी है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो उतनी बेची नहीं करके, मेरे आंखों के सामने तो वो चीज बेची नहीं गई, तो ऐसे कैसे हो सकता है करके। तो ऐसे सिचुएशन में जरूरी हो गया था ऑडिट कराना। जब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट कराएंगी ना तो वहां पे स्टॉक टेकिंग भी काउंट होगा, और साल भर में कितना स्टॉक खरीदा और कितना स्टॉक बचा है उसके बीच का गैप हमने बेचा होगा तो
एक हमारी रिलेटिव मार्जिन होती है, वो कॉस्ट के ऊपर मार्जिन लग के इतना तो सेल अप्रोप्रिएटली होना चाहिए। जब हमको माया गया कि सेल डाउन है मतलब कुछ ना कुछ घपलो हुए, और वो घपले से बचने के लिए मेरे दोस्तों एम्प्लॉइज के ऊपर चेक रखना जरूरी हो जाता है। तो ये एक, जब हम बोलते हैं कि हम ऑडिट भी कराते हैं तो एम्प्लॉइज के ऊपर एक मॉरल चेक है कि वो यूं ही पैसा उड़ा के नहीं लेके जा सकते, उनको हमारी निगरानी इनडायरेक्ट वे में उनके ऊपर होती है करके। तो हम क्या बोलेंगे, इट एक्ट एज अ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। क्या बोलेंगे, इट एक्ट एज अ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था मेडिकल का, किसका एग्जांपल दिया मैंने आपको, मेडिकल शॉप का। आपको लिख के रखना होगा, यही एग्जांपल्स तो आपको बाद में याद आएंगे, यही चीजें तो बाद में याद आएंगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद, ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आर हेल्पफुल इन सेटिंग लाइबिलिटी फॉर टैक्सेस, आर हेल्पफुल इन सेटलिंग लाइबिलिटी। सेटलिंग लाइबिलिटी की बात करता हूं मैं बच्चा, ठीक है। आजा मेरे बच्चा, आजा नीचे आजा, ध्यान से सुनना। सेटलिंग लाइबिलिटीज का थर्ड पॉइंट ले रहा हूं मैं आपके साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइंड में डालने दीजिए, एकदम आराम से एब्जॉर्ब किए चीजों को, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, आईजी आपके साथ, ध्यान रखिए बच्चा। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, एक ये और कंपनी है या कोई भी एक बिजनेस एंटिटी है। ये एक क्या है बच्चा, बिजनेस एंटिटी है, ठीक है। इसमें ये सर्विसेज भी देता है और इसमें ये गुड्स भी बेचता है। जब ये सर्विसेज देता है तो इसका जो पेमेंट होता है ना, पेमेंट लेस टीडीएस, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज देता है तो पेमेंट लेस टीडीएस करके इसको पैसा मिलता है, पेमेंट लेस टीडीएस करके इसको पैसा मिलता है। और ये टीडीएस जमा होता है इसके, इसमें इनकम टैक्स में 26AS फॉर्म में आपने पढ़ा होना चाहिए इनकम टैक्स में। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप अब चार्टर्ड बनने जा रहे हो, कुछ सालों में आप चार्टर्ड हो जाओगे और अभी आपकी आर्टिकलशिप चालू होंगी इनकम टैक्स में, तो आपने पढ़ा ही होगा 26AS नाम से, ठीक है। तो 26AS में वो चीजें दिखती है, ठीक है, कि आपके नाम से कितना, बेसिकली आपने कितनी सर्विस दी है, कितने रुपीस की सर्विस दी है, वो वहां पे 26AS में पूरी दिखती है। आप अब गुड से भी बच्चा, आप गुड से भी सेल करता है और गुड से भी आपको पैसा मिलता है, लेकिन वो जो पैसा मिलता है, वो जो पेमेंट मिलता है, उस पर टीडीएस नहीं कटा रहता है। आप मान लीजिए आप 10 रुपए का कुरकुरे का पैकेट लेते हो तो आप क्या उसको टीडीएस काट के पैसे देते हो क्या? ऑब्वियस सी बात नहीं है सर, गुड्स पे नहीं है, सर्विसेज पे, कुछ गुड्स पे भी टीडीएस, ऐसा नहीं, जैसे बीड़ी पत्ता, तेंदू लिव्स, उस पर भी है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आएगा, मैं नॉर्मल इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हुआ, मान लीजिए सीमेंट बैग वगैरह, ठीक है। अब आपका जो ये सर्विसेज का था ना, आपने सर्विसेज से कमाया बच्चा 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ की आपने सर्विसेज दी, पूरे साल भर में आपने क्या किया, 1 करोड़ की सर्विसेज दी। आपने सीमेंट बैग बेचा 50 लाख रुपए की, ठीक है। आपने सीमेंट बैग कितने पे बेचा, 50 लाख रुपए की। फिर भी आप सोचते हो कि यार 1.5 करोड़ बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना तो मतलब मुश्किल में आ जाऊंगा करके मैं, तो आप क्या करते हो, आप बताते हो 1 करोड़ 25 लाख की। आप टोटल सेल जो बताते हो ना, टोटल सेल्स जो आप बताते हो वो 1 करोड़ 25 लाख का बता देते हो और आप अमाउंट कम कर देते हो मेरे बच्चा। पर मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट बेवकूफ़ है क्या? गवर्नमेंट ने जो ये टीडीएस कटा है उनका पर्पस ही तो वो था ताकि आप लोग टैक्स की चोरी ना कर पाओ। जो गवर्नमेंट ने देख लिया कि भैया इसमें तो क्या है भैया इसका, कि 1 करोड़ की तो ये सर्विसेज का इसको पैसा मिला है और इसका बाकी भी, इसके नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में इसने बाकी भी बताया, ट्रेडर भी बताया, तो क्या सिर्फ 25 लाख रुपए का किया हो, हाँ कुछ तो घपला है करके। तो ऐसे सिचुएशन पे आपको दी जाती है शो कॉज नोटिस, शो कॉज नोटिस दी जाती है कि भैया मुझे आपके बुक्स में डाउट लग रहे हैं, अब आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाना होगा और एक बार हमसे चेक करा लेना होगा। क्या बोला मैंने? आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाना होगा और हमारे जो ऑफिसर्स है वो उस पर चेक करेंगे और बताएंगे कि ये आपने प्रॉपर इनकम बताई है कि नहीं है। आपने जबरदस्ती खर्चे भकाबक 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 बोगस एक्सपेंसेस मार के डेबिट कर दिया, आपने प्रॉफिट को बहुत घटा दिया है। प्रॉफिट घटा तो टैक्सेस घट चुके हैं। मुझे ऐसा बीइंग एंड गवर्नमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है ये इनकम टैक्स में कुछ तो भी गड़बड़ है, ये जो रिटर्न फाइल किया है ना इसने कुछ तो भी गड़बड़ किया है करके मुझे पक्का पक्का डाउट है ऐसे सिचुएशन में।
तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, टू सेटल सच डिस्प्यूट क्या बोल सकते हैं हम लोग कि गवर्नमेंट बोल सकती है कि भैया ऑडिट करा ले, अगर ऑडिट होगा तो तेरी ये चीज हम मान लेंगे कि ये डिस्प्यूटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑडिट कराने के बाद आते नहीं है, ऑडिट कराने के बाद स्क्रूटनी में नहीं आता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे यारो, ऑडिट कराने के बाद भी स्क्रूटनी में आता है, लेकिन वहां पे एक भरोसा रहता है गवर्नमेंट को कि नहीं भाई कहीं ना कहीं एक चार्टर्ड अकाउंट या कोई एलिजिबल पर्सन ने किया है, मतलब सही किया होगा, गलत नहीं किया होगा। तो बस वही चीज मैंने आपको बताया क्या कि इट हेल्प्स इन सेटलिंग लायबिलिटी फॉर टैक्सेस, नेगोशिएटिंग लोन्स। आप बोल सकते हो कि देख लो सर, आप बैंक में गए और आप वहां पे ऐसे एकदम एकदम अच्छे से बैठ सकते हो, भैया देख लो करके मेरी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह चेक करो बैंकर साहब, आप मेरे को लोन देंगे तो आप फायदे में लोगे, मैं बाकी टाइम लोन डुबाऊंगा नहीं, विजय माल्या और बाकी इनके टाइम नीरव मोदी टाइम में लोन नहीं डुबाऊंगा, मैं टाइमली आपको रीपेमेंट कर दूंगा, तो आप जितना कमा रहे हो आप उतना भी नहीं कमा पाओगे अगर आपने मेरे जैसा अच्छा इसको ये कर दिया तो। समझा क्या? नेक्स्ट, उसके बाद तीसरी चीज क्या बोल रहा है यहाँ पे, बहुत जहर चीज बोल रहा है क्या, these are also useful for settling trade disputes for higher wages or bonus, as well as claims in respect of damages suffered by the property by fire or by any other calamity। ठीक है, बोनस की बात कर रहा है यहाँ पे, कैसे बोनस का एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके साथ, बाद में दूसरे इसका भी एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल भरपूर है, आपको देखो टेंशन नहीं, क्या है अपन प्रैक्टिस भी करता है ना तो अपने को बहुत सारे एग्जांपल्स दिखते रहते हैं, तो मैं तुमको बता सकता हूँ ना एकदम इजीली तुमको, बाकी टाइप ऐसे सिर्फ बुकिश एग्जांपल में नहीं दे सकता, बाकी भी एग्जांपल्स मेरे पास बहुत होते हैं, लाइव एग्जांपल्स दे रहा हूँ बिल्कुल आपको। ठीक है बच्चा, चलिए ध्यान से बिल्कुल, हाँ क्या बोल रहा है यहाँ पे, इट इज यूजफुल, इट इज क्या बोल दिया यहाँ पे, इट इज यूजफुल फॉर सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट फॉर हायर वेजेस एंड बोनस। आपने एक एक्ट पढ़ा है बच्चा पोबा करके, आपने एक एक्ट पढ़ा है ना पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट करके, मैं मान लेता हूँ उस एक्ट के हिसाब से आपको 20% ऑफ नेट प्रॉफिट का आपको क्या देना पड़ता है, बोनस देना पड़ता है। आपको पता है कौन से इसको बोनस देना पड़ता है, एक लॉ हमको एक्ट बोलता है हमको कि आपको बोनस देना पड़ता है करके। अब आप चतरे लोग, आपने क्या किया, पिछले साल की मैं बैलेंस शीट बताऊं, पिछले साल की बैलेंस शीट बनाऊं तो यहाँ पे सेल परचेस वाले फिगर्स आ गए, यहाँ पे अदर इनकम लिया और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आ रहा था ना उस पर आपने 20% दिया। अब आपने इस साल किया कुछ झोल, आपने क्या किया बच्चा, कुछ झोल किया है। क्या झोल किया है आपने, जो थे ना ये जो अदर इनकम वाली जो इन्वेस्टमेंट थी ना बच्चा, वो आपने आपके पर्सनल नाम से ट्रांसफर कर दी है। ये जो अदर इनकम में कुछ इन्वेस्टमेंट पड़ी थी जिसपे डिविडेंड मिलता था, वो डिविडेंड वाली जो इनकम थी ना वो हमने हमारे नाम से ट्रांसफर की, मतलब पर्सनल इनकम से हमने पर्सनल इस पे हमने ट्रांसफर कर दिया, पर्सनल नाम से ट्रांसफर, मतलब ये चीज कट हो गई। सिर्फ बचा सेल का, मतलब नेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं घट जाएगा, मतलब क्या, बोनस कहीं ना कहीं घट जाएगा। आप ये सोच रहे थे कि यार ये जो अदर इनकम है ये तो मैंने अपने चतुराई से मैंने कहीं इन्वेस्ट किया और उस पर मुझे पैसा मिल रहा है, मैं उसके ऊपर का जो एप्लीकेबल जो भी बोनस होता है मैं वर्कर्स को क्यों दूं, उन्होंने थोड़ी कुछ किया, मैं ये तो मेरी मेहनत है ना भैया, ये तो मैंने किया हो करके, तो ये मैं खाऊंगा इसके ऊपर का पैसा। बट ऐसा चलेगा क्या, बोनस वो जो वर्कमेंस है ना वो पहुंच जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, बोलते भैया देखो इनके ये मुझे हमको बोनस दे रहा है, हमारा तो इस साल धंधा भी अच्छा हुआ है। कोर्ट बोलती है अच्छा डिस्प्यूट हुआ है तो पहले तो ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाओ, ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाओ, उसके बाद हम लोग सेट करेंगे डिस्प्यूट को। क्योंकि ऑडिटेड क्यों लाओ, क्योंकि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी पे भरोसा किया जा सकता है, आप जैसे जो मैनेजमेंट ने चोरी की है उन्हीं के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं करके। समझ रहा है क्या? नेक्स्ट ये चीज थी क्या, सेटलिंग डिस्प्यूट वगैरह। चलो चार ही चीजें पढ़ी है, उसके बाद हम लोग आज का सेशन यही रोकते हैं बच्चों। ठीक है, चार चीज, पहला क्या देखा, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसका बच्चों, पार्टनर शेयर होल्डर्स का। दूसरा क्या, सेटलिंग लायबिलिटी फॉर टैक्सेस के लिए भी हेल्पफुल कर सकता है, हायर वेज और बोनस के लिए भी ये अपने को ये कर सकता है। और चौथा क्या, मॉरल चेक रखता है, एक चेक रखता है किसके ऊपर बच्चा, किसके ऊपर चेक रखता है, एम्प्लॉयज के ऊपर चेक रखता है। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? केवल 4 एडवांटेजेस मैंने आपको बताया और बाकी के 5 एडवांटेजेस हमारे बचे हुए हैं जो मैं आपको अगले क्लास में कराऊंगा। अगले क्लास में आते बराबर हम लोग क्या करेंगे बच्चा, क्या करेंगे, एक बार एडवांटेजेस कर लेंगे। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? आपने आज सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, डेफिनेशन देखा था, फिर अपन ने स्टेप्स देखा था जो एक इंडिविजुअल पर्सन को लेनी चाहिए वाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट, और उसके बाद आते बराबर नहीं, उसके बाद अपन ने क्या देख लिया, 5 एडवांटेजेस देख लिया। और आपको ये भी बताया 2 तरह के ऑडिट्स होते हैं, वॉलेंट्री और एज रिक्वायर्ड बाय लॉ करके, ये 2 प्रकार के ये होते हैं अपने। समझ रहा है क्या आपको? मजा आ रहा है क्या बच्चा? जरूर मुझे बताना मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, है ना? एकदम चिल वे में, ये बहुत ही लाइट चैप्टर है इसलिए बिल्कुल इसको फन वे में पढ़िएगा कि ऑडिट की क्यों जरूरत पड़ती है हमको और क्या क्या हो सकता है ऑडिट नहीं हुआ तो, क्या नहीं हो सकता है, किसके एडवांटेजेस होंगे, ऑडिट के इनहेरिटेड लिमिटेशंस क्या है, वो सब चीजें मैं आपको कवर कराऊंगा ये चैप्टर में।
ठीक है बच्चा, चलिए एकदम अपना ध्यान रखिए और अपने वालों का भी ध्यान रखिए और खुश रहिए हमेशा। चलिए ओके, चलो बाय बाय गाइस, सी यू।